हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम कंपटीशन टुडे पब्लिकेशन की आर्थिकी 2025 कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे एसआरएस बुलेटिन 2025 जो कि जून में ही आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, अपडेटेड पार्ट है। प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं, मुद्रा और बैंकिंग है, और इसके साथ ही एफडीआई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एफडीआई से रिलेटेड डेटा भी हम पीआईबी की साइट से देखेंगे। ठीक है, बुक में जो है जब तक डेटा आया था तब तक बुक आ चुकी थी, इस वजह से कुछ चीज़ें अपडेट नहीं है, उनके लिए मैंने अलग से मेहनत करके उसे अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो अगर कुछ मिसमैच हो तो उसके लिए भी मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, आप वहाँ से भी टैली कर सकते हो। बाकी इसके 3 वीडियो ऑलरेडी मिल चुके होंगे आपको, अगर आपने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख लीजिए। ठीक है, आज हम इसका चौथा पार्ट कवर करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, पहले जो 3 वीडियो बनाए हैं उनकी पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करा दी है। वहाँ पर डेटा सही था, इस वजह से वो आपको मिल गई होगी। यहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा लाना पड़ा है, तो अगर मैं पीडीएफ दे भी दूंगा तो एक बार वीडियो से मैच जरूर कर लीजिएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें आई हैं। ठीक है, सारी पीडीएफ देना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग अलग पेज एक साथ मर्ज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसका एक कंपाइल वीडियो बना दिया है। तो पीडीएफ आप अपनी रिस्क पे पढ़िएगा, बाकी जो चीज़ें पीडीएफ से पढ़ने लायक होंगी उनकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए आर्थिकी का चौथा सेगमेंट देख लेते हैं। ठीक है, 3 सेगमेंट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख लो। ठीक है, चौथे सेगमेंट में पहला टॉपिक है एसआरएस बुलेटिन के आंकड़े। अब ये जो एसआरएस बुलेटिन के आंकड़े हैं ये मई 2022 में जारी हुए थे, जिसमें वर्ष 2020 के आंकड़े दिए गए थे। ठीक है, अब ये जो नया आंकड़ा आया है ये जून 2025 में नए आंकड़े आए हैं इसके, तो इस वजह से ये जो आंकड़ा है ये पुराना हो गया है ना। अब जो पुराना हो गया है वो हमारे काम का है नहीं, लेकिन इनकी गलती भी नहीं है बुक वालों की, क्योंकि जब इन्होंने लॉन्च की थी बुक तब तक ये नया डेटा आया नहीं था, क्योंकि ये जून 2025 में नया डेटा आया है और इनकी किताब मई में आ गई थी। ठीक है, मई 2025 में इनकी किताब आ गई थी और जून 2025 में डेटा आया। तो इस वजह से इस सेशन की जो पीडीएफ है वो भी आपको देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो एक योजनाओं वाला है वो सेगमेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें क्या है कि अलग अलग जगह से चीज़ें उठानी पड़ेंगी, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और अगर आप थोड़ा भी पीडीएफ के सहारे जाओगे तो आपसे डेटा गलत भी हो सकता है ना, तो इस वजह से इसकी पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए जो नया डेटा आया है वो देख लेते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे एसआरएस बुलेटिन जो नया आया है, ठीक है, ये देखिए जून 2025 में आया है और ये रेफरेंस ईयर क्या है 2022, यानी जो जून 2025 में आया है एसआरएस बुलेटिन वो किस पे डिपेंड करता है, जो बेस ईयर है वो उसका 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, इसमें ये सब मैप होंगे, इनके बेसिस पे हम सारी चीज़ें देखेंगे। डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया और ये सारी चीज़ें, और जो मेन हमारे काम का चार्ट होगा ये टेबल नंबर 1, इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट और आईएमआर। ठीक है, किन स्टेट्स का क्या क्या रहा है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ से। और इसका जो टेबल है, मतलब ये जो ओरिजिनल वाला है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि अगर आपको कोई इफ़ एंड बट हो तो वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं अपडेटेड पार्ट को। चलिए एक बार एसआरएस के बारे में देख लीजिए, ये होता क्या है। एसआरएस मतलब नमूना पंजीकरण प्रणाली। इसमें शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर और अन्य प्रजनन एवं मृत्यु संबंधित संकेतकों का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान किया जाता है। यह एक बड़े पैमाने की जनसांख्यिकी सर्वेक्षण प्रणाली है जिसे भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सारांश की अगर हम बात करें तो ये जो बुलेटिन आया है वर्ष 2022 के लिए आया है। ठीक है, जून 2025 में, जैसा मैंने बताया जून 2025 में रिलीज हुआ है और रेफरेंस ईयर क्या है 2022। भारत और उसके राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और आईएमआर के अनुमान प्रस्तुत करता है। इस बुलेटिन में बड़े राज्य, केंद्र शासित प्रदेश वे हैं जिनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक है। मतलब एक क्राइटेरिया इसमें बनाया गया, वो हम आगे देखेंगे कि बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये जो रिपोर्ट है ये 3 सेगमेंट में बांटी गई है, बड़े राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, फिर छोटे राज्य और उसके बाद आ जाता है यूटीज। तो इसमें बड़े राज्य स्लैश जो पहला है उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वे हैं जिनकी जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक है। ठीक है, ये वाली चीजें हो गई। अब अगर हम आगे बात करें, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। जैसे देख लो, वर्ष 2022 में देश का जो जन्म दर है वो कितना है, प्रति हजार पर 19.1। ठीक है, क्या है, प्रति हजार पर 19.1 है देश का जन्म दर यानी बर्थ रेट। मृत्यु दर क्या है, प्रति हजार पर 6.8 है। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है। और अगर हम आईएमआर की बात करें यानी शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो प्रति हजार जीवित जन्म पर कितनी है, 26 है। तो ये 3 डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है,
कैसे, जैसे जो बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो 19.1 प्रति हजार, 6.8 प्रति हजार और 26 प्रति हजार जीवित जन्म है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम बर्थ रेट की बात करेंगे, जो पहला सेगमेंट है बर्थ रेट का, ठीक है, उसमें देखेंगे तो जन्म दर किसी आबादी की प्रजनन क्षमता का एक सामान्य मापदंड है और यह जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। यह किसी विशेष क्षेत्र और वर्ष में ये किस पे आता है, प्रति हजार जनसंख्या पर। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जन्म दर होता क्या है, तो प्रति हजार, ठीक है, याद रखिएगा, प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या को दर्शाता है। जो जीवित हैं उनके जन्मों की संख्या को दर्शाता है। और क्या रहता है बेस ईयर, मतलब बेस क्या रहता है, प्रति हजार जनसंख्या। फिर अब राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति की अगर हम बात करें यानी बर्थ रेट की, तो भारत में पिछले 5 दशक, एक दशक कितने, मतलब 10 साल का, तो 5 दशक यानी 50 साल में, ठीक है, तो भारत में पिछले 5 दशकों में जन्म दर में तेजी से गिरावट देखी गई है। तो अगर हम डेटा वाइज देखें तो वर्ष 1971 में जो बर्थ रेट थी यानी जन्म दर कितनी थी, बर्थ रेट थी आपकी 36.9 यानी लगभग 37 थी। 1971 में जो बर्थ रेट थी वो कितनी थी, लगभग 37, यानी और ज़्यादा फैक्चुअल देखें तो 36.9 थी, जो घटकर 2022 में कितनी हो गई है, 19.1 हो गई है, जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। और ये किस पर है, ये प्रति हजार पर है। तो याद रखिएगा, जो 1971 में जो जन्म दर थी वो 36.9 थी और घटकर 2022 में कितनी हो गई है, 19.1 हो गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का अंतर भी समय के साथ कम हुआ है। पिछले 50 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों की जन्म दर शहरी क्षेत्रों से अधिक बनी रही है। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है, याद रखिएगा कि 50 वर्षों में, जब हमने बात की है 5 दशकों में जन्म दर तेजी से गिर रही है, तो यानी 50 वर्ष, तो 50 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों की जो जन्म दर रही है वो शहरी क्षेत्रों से अधिक बनी रही है। अब जो मैंने अभी आपको फाइल दिखाई थी, ठीक है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, उसमें ये बर्थ रेट का 2013 से 2022, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पिछले 10 सालों का लगभग ब्यौरा दिया हुआ है कि पिछले 2013 से 2022 में ट्रेंड क्या रहा है। तो अब यहाँ पर पिछले 10 सालों के परिवर्तन को हम देखते हैं। अब ये ग्राफ देख लीजिए, जैसे 2013 में जो जन्म दर थी वो कितनी थी, 21.4 थी। यहाँ पर देखिए ये 2013 है और ये टोटल की बात की जा रही है पहले, ठीक है, तो टोटल कितना था, 21.4 था 2013 में। और 2022 में घटकर कितनी हो गई है, 19.1 हो गई है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो लगभग कितनी गिरावट हुई है, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट ऐसे बन सकता है, तो 2013 से 2022 के बीच की अगर हम बात करें तो जन्म दर में, यानी पिछले 10 वर्षों में जन्म दर में गिरावट कितनी हुई है, तो लगभग 11% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, कितनी, लगभग 11% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। डेटा वाइज देखो तो 2013 में जन्म दर 21.4 थी और 2022 में घटकर कितनी हो गई, 19.1 हो गई। फिर अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 22.9 से 20.8 हुई है। ग्राफ देखो अगर, ठीक है, 2013 में ये जो ऑरेंज वाली लाइन है रूरल के लिए है, तो रूरल कितना था, 22.9 था 2013 में, और अब बर्थ रेट कितनी हो गई है 2022 में, 20.8, जो बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो 2013 में आपकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बर्थ रेट थी वो कितनी थी, 22.9, और 2022 में कितनी हो गई है, 20.8। तो कितनी गिरावट हुई है, लगभग 9% की गिरावट हुई है। अब शहरी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में ये 17.3, ग्राफ देख लीजिए, ठीक है। अब ये जो ग्रे लाइन आ रही है ये अर्बन के लिए है, तो देख लीजिए 2013 में कितना था, 17.3 था और 2022 में 15.5 है। तो शहरी क्षेत्रों में ये 17.3 से घटकर 15.5 आ गई है, कब, 2022 में, और इसमें कितनी, लगभग 10% की गिरावट हुई है। तो एक डेटा आपने ऐसे याद रखना है, जैसे अगर हम पिछले 10 वर्षों में परिवर्तन की बात करें तो ओवरऑल यानी टोटल अगर हम बात करेंगे जन्म दर की तो कितनी, 11% की गिरावट आई है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे पिछले 10 वर्षों में तो लगभग 9% की गिरावट आई हुई, और अर्बन में अगर हम बात करेंगे तो कितनी, लगभग 10% की गिरावट आई है, कहाँ पर, बर्थ रेट में। अब राज्य अनुसार जन्म दर आगे डिटेल में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए, जैसे राज्य अनुसार अगर हम जन्म दर की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ है जन्म दर, बिहार में है, कितनी, 26.9। तो सबसे ज़्यादा बर्थ रेट कहाँ है, याद रखिएगा, ये कहाँ है, बिहार में, ठीक है। बर्थ रेट यहाँ पर कितनी है, 26.9 है, और सबसे कम है अंडमान व निकोबार में, कितनी, 10.2। तो ये रहा पूरा बर्थ रेट का। अब देखते हैं डेथ रेट यानी मृत्यु दर। अब मृत्यु दर क्या है, तो मृत्यु दर को भी प्रति हजार जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु होती है उसके रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर में गिरावट की अगर हम बात करें, जैसे 1971 में जो मृत्यु दर थी वो कितनी थी, 14.9 थी, 1971 की बात हो रही है। 2022 में घटकर कितनी हो गई है, 6.8 हो गई है। तो टोटल कितनी है, 54% की गिरावट हुई है, ठीक है। 1971 से 2022 के बीच अगर हम बात करें तो कितनी गिरावट हुई गई है,
54% की गिरावट हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर 2021 में 7.9 थी और 2022 में घटकर 7.2 रह गई है। 2021 में 6.6 से घटकर 2022 में 6.0 हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पिछले 10 वर्षों का हम ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए 2013 से 2022 की प्रवृत्ति को देखते हैं। ठीक है, अब यह है कि मृत्यु दर 2013 में कितनी थी, 7 थी, जो 2022 में घटकर कितनी हो गई, 6.8 हो गई है। जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, टोटल वाली लाइन कौन सी है, ब्लू वाली। तो 2013 में कितनी, 7 थी और कितनी रह गई है, 6.8 रह गई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र 2013 में 7.5 था। 2013 में कितना था, 7.5 था। ये रहा ऑरेंज वाली लाइन, रूरल वाली। ग्रामीण क्षेत्र में 2013 में 7.5 और 2022 में 7.2 यानी कमी हुई है। 2013 में 5.6 और 2022 में क्या आपको दिखेगा, चढ़ाव दिखेगा। ठीक है, कितनी आ गई है, 6.0। 5.6 थी 2013 में जो शहरी क्षेत्रों में मृत्यु दर, वो 2022 में कितनी है, 6। तो यहाँ पर आपको वृद्धि दिखेगी। बाकी जो टोटल और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ कमी दिखेगी। राज्य अनुसार मृत्यु दर की बात करें तो सबसे अधिक मृत्यु दर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, कितनी, 9 ये प्रति हजार पर। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, चंडीगढ़ में, कितनी, 4.2 प्रति हजार पर। अब शिशु मृत्यु दर की बात अगर हम करें तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR जिसको बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो ये क्या है, 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की, ठीक है, याद रखिएगा, 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या को प्रति हजार जीवित जन्मों के आधार पर मापता है। 1 वर्ष से कम इसमें आयु के शिशु शामिल होते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय स्तर पर सुधार की अगर हम बात करें तो 1971 में IMR कितनी थी, 129 थी। ठीक है, 1971 में जो आपकी IMR थी वो कितनी थी, 129 थी। इस रिपोर्ट को अच्छे से देखिएगा, यूपी PCS RO कई जगह ये सवाल पूछे गए हैं अगर आपने PYQ सॉल्व किए होंगे। ठीक है, बाकी क्या है, ये जून में ही आया है तो आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसमें अच्छे अच्छे डेटा हैं, काम आएंगे आपके। फिर 2022 में अगर हम बात करें, IMR कितनी थी 2022 में, सॉरी 1971 में IMR 129 थी, ये हमने यहाँ पर बात कर ली। 2022 में कितनी रह गई है, 26 रह गई है IMR, याद रखना आपने। ठीक है, यानी पिछले 50 वर्षों में, कब से, 1971 से लेकर 2022 तक के पिछले 50 वर्षों में 80% की गिरावट आई है, किसमें, IMR में। ठीक है, पिछले और 10 वर्षों की अगर हम बात करें, यानी 2013 से 2022 के बीच के डेटा की बात करें तो इसमें कितनी, 35% की गिरावट हुई है। 2013 में IMR थी 40 और 2022 में IMR कितनी है, 26। अब ये फिगर 4 है किसका, IMR का, 2013 और 2022 के बेसिस पे। जैसे हमने डेथ और बर्थ रेट देखा है, ऐसे इसको देख लेते हैं। जैसे जो ब्लू लाइन है वो किसकी है, टोटल है। ठीक है, तो 2013 में कितनी थी, 40 थी। 2022 में कितनी बची है, 26 बची है। रूरल की बात करें, जो ऑरेंज लाइन है, कितनी थी 2013 में, 44, अब कितनी बची है, 29। ठीक है, अर्बन की अगर हम बात करें तो 2013 में IMR कितना था, IMR था 2013 में अर्बन एरिया में 27, अब कितना है, 18 बचा है। यहाँ पर फिगर 4 का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर दे दिया कि कुल IMR 40 से 26 हो गई है 2013 से 2022 के बीच में। बाकी अगर हम 1971 की बात करें तो कितनी थी, 1971 में थी आपकी 129। ठीक है, 1971 में हो गई 129। इसमें 2 डेटा है, 2013 की बात करें तो कितनी रह गई, 2013 में थी 40 और 2022 में कितनी रह गई है, 26। ठीक है, तो ये 3 डेटा इसमें शामिल है। ग्रामीण अगर रूरल की बात करें तो पहले 44 था, यानी 2013 में आपका 44 था और 29 बचा है 2022 में। ठीक है, शहरी कितना था, 2013 में था 27 और 18 बचा है 2022 में। राज्यवार अगर हम तुलना करें तो सबसे अधिक जो IMR है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश, कितना, 40। ठीक है, कितना है मध्य प्रदेश, 40। और सबसे कम की बात करें तो है मणिपुर, कितना, 3। ठीक है, मणिपुर है 3। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे IMR इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा, सॉरी। अब इसमें देखिए, राज्य केंद्र शासित प्रदेश शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जन्म पर। ठीक है, बिहार की कितनी है, 26 है। बिहार की कितनी है, 26। कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेट है उनका यहाँ पर काउंट किया गया है। जैसे बिहार की कितनी है, 26 है। IMR की बात हो रही है। ठीक है, ये किसकी हो रही है, IMR की बात हो रही है, स्टेट है बिहार, तो इसकी कितनी है, 26 है। उत्तर प्रदेश की, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की है 38। छत्तीसगढ़ की कितनी है, 38 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो IMR है वो सेम है। IMR उत्तर प्रदेश की 38, छत्तीसगढ़ की 38, उड़ीसा की कितनी है, 32 है। ठीक है, उड़ीसा की है 32। केरल की कितनी है, केरल की 7 है, केरल की 7 है। तमिलनाडु की 11 है। महाराष्ट्र की कितनी है, 13। गुजरात की कितनी है, 20
और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो कितनी है 17। हमने यहाँ पर देखा था कि सबसे अधिक जो IMR है वो किसकी है 40 MP की, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए MP की कितनी है 40 है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ये दोनों, ठीक है। फिर नंबर 3 पर क्या आ जाएगा उड़ीसा, कितनी है 32 है। तो नंबर अभी मत देखो, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है उनकी देख लो। जैसे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश 40, बिहार 26, उत्तर प्रदेश 38, छत्तीसगढ़ 38, उड़ीसा 32, केरल 7, तमिलनाडु 11, महाराष्ट्र 13, गुजरात 20 और पश्चिम बंगाल है 17। अब देखेंगे भाग 4 राज्यवार आंकड़े, जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर और शिशु मृत्यु दर IMR वर्ष 2022। विशेष राज्यवार तुलना, चयनित बड़े राज्य, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेट है उनका हम यहाँ पर देखेंगे, बाकी डिटेल नीचे देखेंगे। जैसे अगर हम बिहार की बात करते हैं, ठीक है, नंबर 1 पर बिहार की बात करें तो बिहार की बर्थ रेट कितनी है 26.9, ये हमने देखा था। मृत्यु दर कितनी है 6.4। IMR कितना है 26 है। प्राकृतिक वृद्धि 20.5 है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी है जन्म दर 23.3, और अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो 7.1। IMR यहाँ सबसे ज़्यादा है, कितनी है 40, और प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी है 16.1। ROARO के हिसाब से आपने उत्तर प्रदेश की अच्छे से याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की जो बर्थ रेट है वो कितनी है 24.2 है, ठीक है। बर्थ रेट कितनी है 24.2 है। डेथ रेट कितनी है 6.6 है। IMR कितना है उत्तर प्रदेश का 38, और प्राकृतिक वृद्धि की अगर हम बात करें तो कितना है 17.6, ठीक है। और ये डेटा किस पे आधारित है 2013 से 2022 के बीच पर आधारित है ये डेटा, ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे टॉप 5 स्टेट्स विद हाईएस्ट बर्थ रेट, जो हमने आपको दिखाया था एक कि जिसमें डेथ रेट बर्थ रेट सारे दिए हुए थे। तो उसमें हम देखेंगे किन 5 राज्यों के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा उनकी जन्म दर है किन 5 राज्यों की। तो सबसे ज़्यादा किसकी है बिहार की। जो बर्थ रेट के मामले में नंबर 1 पर कौन है बिहार है, कितनी 26.9, ठीक है। याद रखिएगा टॉप 5 स्टेट्स विद हाईएस्ट बर्थ रेट, 5 ऐसे राज्य जिनकी सबसे ज़्यादा जन्म दर है। नंबर 1 पर कौन आ जाएगा बिहार 26.9। इवन बिहार और उत्तर प्रदेश एक क्रोनोलॉजी याद रखना, बाकी अगर परसेंटेज याद रखना है तो बिहार और उत्तर प्रदेश का तो याद ही रखना, ठीक है। बिहार का है नंबर 1 कितना 26.9, उत्तर प्रदेश का कितना है 24.2, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखा था 24.2 नंबर 2 पर आ जाएगा हाईएस्ट बर्थ रेट के मामले में। राजस्थान नंबर 3 पर आएगा 23.8 के साथ। मध्य प्रदेश नंबर 4 पर, ठीक है, 23.3 के साथ। फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़, ये 22.8 के साथ नंबर 5 पर। तो टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट बर्थ रेट, नंबर 1 पर बिहार, ठीक है, नंबर 1 पर बिहार, नंबर 2 पर यूपी, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 MP और नंबर 5 आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या आ जाएगा छत्तीसगढ़। तो ये हो गया। फिर टॉप 5 स्टेट्स विद लोवेस्ट बर्थ रेट, यानी 5 राज्य जिनकी जो जन्म दर है वो सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम किसकी है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कितनी है 12.1 है। केरला की कितनी है 12.4 है। NCT ऑफ दिल्ली, ठीक है, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली कितनी 13.3 है। वेस्ट बंगाल 14.5 है और महाराष्ट्र 14.7 है, ठीक है। महाराष्ट्र कितना है 14.7 है। तो इसमें याद रखना है कि आपने यहाँ पर देखा है कि 5 ऐसे राज्य जिनकी बर्थ रेट यानी जन्म दर सबसे ज़्यादा है। अब आप देख रहे हो 5 ऐसे राज्य जिनकी बर्थ रेट सबसे कम है। तो इसमें नंबर 1 पर कौन है तमिलनाडु है, ठीक है। नंबर 2 पर केरला है, नंबर 3 पर NCT ऑफ दिल्ली है, नंबर 4 पर वेस्ट बंगाल है और नंबर 5 पर कौन है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना, बाकी परसेंटेज में तमिलनाडु याद रख लेना और केरल याद रख लेना, ठीक है। अब टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट डेथ रेट हमने देख लिया, बर्थ रेट देख लिया। अब हम देखेंगे टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट डेथ रेट, यानी 5 ऐसे राज्य जिनकी जो मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 पर कौन आ जाएगा छत्तीसगढ़, कितनी है इसकी 9 है, ठीक है। पंजाब इसकी कितनी है 8.3 है, और ये डेटा भी किस पे बेस है 2013 से 2022 यानी पिछले 10 वर्षों के डेटा पर आधारित है। तो हाईएस्ट डेथ रेट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की कितनी है 9, पंजाब की 8.3, उड़ीसा 7.8 नंबर 3 पर, केरला 7.6 और नंबर 5 पर है आंध्र प्रदेश 7.5 के साथ, ठीक है। आंध्र प्रदेश कितना है 8.5 के साथ, सॉरी आंध्र प्रदेश 7.5 के साथ। तो हाईएस्ट डेथ रेट 5 स्टेट, नंबर 1 पर आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, नंबर 1 पर आ गया छत्तीसगढ़, नंबर 2 पर पंजाब, नंबर 3 पर उड़ीसा, नंबर 4 पर केरला और नंबर 5 पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल मत मानना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऐसा ये आप डेटा भी लिख लो और इसकी PDF तो दे ही दूंगा ताकि आप बार बार इसको रिवाइज कर सको, एक बार में याद नहीं हो पाएगा।
पर वीडियो देखोगे ईजिली चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है, मैच कर पाओगे। अब अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी जोड़ लें, ठीक है, क्योंकि हम पेपर देने जा रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश का, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की डेथ रेट की अगर हम बात कर लें, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो डेथ रेट है वो कितनी है, टोटल इनकी है 6.6। ये हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर देखिए, ठीक है, कितना देखा था, 6.6। तो उत्तर प्रदेश की जो डेथ रेट है, यही सारी चीज़ें आप पीडीएफ में भूल जाओगे या पीडीएफ में नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी एडिशनल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब यूपी कितनी है, 6.6 है, ठीक है, ये टोटल है। अगर हम इसको रूरल और अर्बन में बांट दें, रूरल और अर्बन में अगर हम डेथ रेट बांट दें, तो यूपी में रूरल कितना है, रूरल डेथ रेट है 7.4 और अर्बन है 5.5, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखना है आपने थोड़ा सा कि टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट डेथ रेट, नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ 9, पंजाब 8.3, उड़ीसा नंबर 3 7.8, नंबर 4 पर केरला 7.6 और नंबर 5 पर है आंध्र प्रदेश 7.5। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश अगर इसमें देख लें तो उत्तर प्रदेश की टोटल जो डेथ रेट है वो कितनी है, 6.6। अब इसमें हम, ठीक है, अर्बन और रूरल में बांट देते हैं, तो रूरल इसकी है 7.4 और अर्बन है 5.5, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं ऐसे ही टॉप 5 स्टेट्स विद लोवेस्ट डेथ रेट, यानी 5 ऐसे राज्य जिनकी जो मृत्यु दर है वो सबसे कम है। इसमें नंबर 1 पर कौन आएगा, एनसीटी ऑफ दिल्ली आ जाएगी, कितनी, 4.6 है इसकी। झारखंड की कितनी है, 5.8 है। जम्मू कश्मीर 5.9 है। राजस्थान 6.2 है और उत्तराखंड वेस्ट बंगाल टाई है, कितनी है, 6.3। तो टॉप 5 स्टेट विद लोएस्ट डेथ रेट, यानी 5 ऐसे राज्य जिनकी मृत्यु दर सबसे कम है। नंबर 1 पर एनसीटी ऑफ दिल्ली, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 JNK यानी जम्मू कश्मीर, नंबर 4 राजस्थान और नंबर 5 यूके या वेस्ट बंगाल, जिनमें टाई हो गया, कितनी है, 6.3 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे अगला है टॉप 5 स्टेट विद हाईएस्ट MR, यानी 5 ऐसे राज्य जिनकी जो IMR है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम हाईएस्ट IMR की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पर कौन आता है, मध्य प्रदेश, जो हमने ऊपर भी देखा था कि सबसे ज़्यादा इसकी IMR है, ठीक है। फिर नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, इनकी IMR कितनी है, 38 है। नंबर 2 पर 2 जन है, एक तो यूपी है और उनके साथ ही छत्तीसगढ़ है। नंबर 3 पर भी 2 जन है, कौन है, असम और उड़ीसा, इनकी IMR कितनी है, 32 है। फिर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो राजस्थान 30 और नंबर 5 पर भी 2 जन है, बिहार और हरियाणा, कितनी है, 26। तो अगर हम 5 स्टेट जिनकी हाईएस्ट IMR है ना, तो नंबर 1 पर MP आ जाएगा, नंबर 1 पर MP, नंबर 2 पर या तो छत्तीसगढ़ या यूपी, याद रखिएगा यूपी नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर असम, ठीक है, असम के साथ उड़ीसा आ जाएगा। फिर नंबर 4 पर राजस्थान आ जाएगा और नंबर 5 पर आ जाएगा बिहार या हरियाणा। तो ये आपको याद रखना है कि नंबर 1 पर कौन है और यूपी की पोजीशन क्या है, ठीक है। अब टॉप 5 स्टेट विद लोएस्ट IMR, तो 5 ऐसे राज्य जिनकी जो IMR है वो सबसे कम है। अब इसमें अगर हम देखें तो केरला की कितनी है, 7 है। तमिलनाडु की कितनी है, 11 है। एनसीटी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल, ये 12 है। महाराष्ट्र कितना है, 13 और जम्मू कश्मीर है 14, ठीक है। तो अगर हम बात करें 5 राज्य जिनकी लोएस्ट IMR है, तो नंबर 1 पर केरला है जाएगा, ठीक है, नंबर 1 पर केरला, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 NCT दिल्ली, ठीक है, दिल्ली याद रखना, नंबर 4 MH यानी महाराष्ट्र और नंबर 5 JNK आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 1-2 बार रिवीजन मारोगे काम हो जाएगा। फिर टॉप 5 स्टेट्स विद हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट, मतलब 5 राज्य जिन्होंने प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा दर्ज की है। अब कौन से हैं, इसमें नंबर 1 पर बिहार है, कितनी दर्ज की है, 20.5। नंबर 2 पर राजस्थान और यूपी है, इसने कितनी दर्ज की है, 17.6 की दर्ज की है। फिर नंबर 3 पर आ जाता है मध्य प्रदेश, इसने 16.1 दर्ज की है। नंबर 4 पर आ जाता है झारखंड, ठीक है, 15.4 और नंबर 5 पर आ जाता है असम, 13.9, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें आपको याद होगा हमने एक क्राइटेरिया पढ़ी थी ये कि जो स्मॉल स्टेट हैं या जो यूटीज़ वगैरह शामिल हैं, तो उसमें ये कहा गया था कि जो बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से अधिक है, तो ये एक क्राइटेरिया बनाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे स्मॉलर स्टेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किनकी थी, ये जो बड़े राज्य हैं और यूटीज़ हैं उनके बारे में सारी चीज़ें थी। अब इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है स्मॉलर स्टेट का, ठीक है, स्मॉलर स्टेट का। इसमें दिया है टॉप 3, अब इसमें हम 3 ही देखेंगे क्योंकि बहुत कम राज्य हैं। तो टॉप 3 स्मॉलर स्टेट्स विद हाईएस्ट बर्थ रेट, यानी 3 ऐसे छोटे राज्य जिनकी जो जन्म दर है वो सर्वाधिक है।
तो अगर हम बात करें मेघालय की, इसमें कौन है, नंबर 1 पर मेघालय है, कितनी है, 23 है इसकी। नंबर 2 पर है अरुणाचल प्रदेश, इसकी कितनी है, 17। और नंबर 3 पर है त्रिपुरा, इसकी कितनी है, 15.6। तो अब हम स्मॉलर स्टेट के अंतर्गत कैटेगरी देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर है टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट डेथ रेट, यहाँ पर स्मॉल लिख लीजिए, यानी 3 छोटे राज्य जिनकी जो डेथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें कौन आ जाएगा, नंबर 1 पर गोवा आ जाएगा 8.2 के साथ, नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा 6.9 के साथ, और इसके बाद आ जाएगा त्रिपुरा, कितना, 6.8 के साथ। फिर टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट IMR, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी स्मॉल छूट गया है, तो टॉप 3 यानी 3 ऐसे छोटे राज्य जिनकी जो हाईएस्ट IMR है, ठीक है, सबसे ज़्यादा IMR है। तो इसमें नंबर 1 पर कौन आ जाएगा, मेघालय, कितनी है, 30 है। फिर नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश, कितना है, 19 है। हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इसकी कितनी है, दोनों की 17 है। फिर टॉप 3 स्मॉल स्टेट्स विद हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट, यानी 3 ऐसे छोटे राज्य जिनकी जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो मेघालय की सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 17.2 है। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, 11.1 है। और सिक्किम की कितनी है, 9.9 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाईएस्ट। आपने यहाँ पर थोड़ा देखेंगे हाईएस्ट डेथ रेट, यानी टॉप 3 स्टेट्स में नंबर 1 पर कौन है, गोवा है, ठीक है, डेथ रेट की बात हो रही है। नंबर 2 पर कौन है, हिमाचल प्रदेश है। नंबर 3 पर कौन है, त्रिपुरा है, ठीक है। फिर अगर हम IMR की बात करें तो नंबर 1 पर कौन आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा। नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, अरुणाचल। और नंबर 3 पर कौन आ जाएगा, HP यानी हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। फिर अगर हम हाईएस्ट नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करें इनमें, तो नंबर 1 पर यहाँ पर भी मेघालय आपको दिखेगा, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश दिखेगा यहाँ पे, और नंबर 3 पर कौन दिखेगा, सिक्किम दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसकी PDF मैं आपको दूंगा, तो आप अगर इनको बार बार देखोगे तो ये डेटा आपको याद हो जाएंगे, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपने बड़े स्टेट्स, ठीक है, और यूटीज़, कौन सी यूटीज़ उसमें शामिल थी, उसमें थी जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से अधिक है, यानी 10 मिलियन से अधिक है, जनगणना 2011 के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ की क्राइटेरिया अलग है, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्या क्राइटेरिया थी, जैसे वहाँ पर जम्मू कश्मीर और दिल्ली को शामिल किया गया था। अब यहाँ हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज़ के इस आंकड़े के अनुसार टॉप 3 यूटीज़ विद हाईएस्ट बर्थ रेट, यानी 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनका जो जन्म दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें नंबर 1 पर कौन आ जाएगा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इसकी कितनी है, 16.6 है। दूसरे नंबर पर आ जाता है लद्दाख, इसकी कितनी है, 15.2। फिर आ जाता है लक्षद्वीप, इसकी कितनी है, 13.6, ठीक है। तो दादरा नगर हवेली दमन दीव नंबर 1 पर, लद्दाख नंबर 2 पर, और लक्षद्वीप नंबर 3 पर, किसमें, हाईएस्ट बर्थ रेट के मामले में। अब ऐसे ही हम देखेंगे हाईएस्ट डेथ रेट के मामले में, ठीक है, जो टॉप 3 यूटीज़ हैं जिनमें डेथ रेट सबसे ज़्यादा है। तो नंबर 1 पर आ जाता है पुडुचेरी, यहाँ पर आएगा डेथ रेट में पुडुचेरी, और जो बर्थ रेट में था उसमें कौन था, दादरा और नगर हवेली। तो हाईएस्ट डेथ रेट जिस यूटी में सबसे ज़्यादा है, पुडुचेरी कितनी है, 6.6 है। लद्दाख नंबर 2 पर है, कितनी है, 6.1। और नंबर 3 पर है अंडमान एंड निकोबार, और इसकी कितनी है, 6.0 यानी 6 है। फिर टॉप 3 यूटीज़ विद हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट IMR, शिशु मृत्यु दर। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें नंबर 1 पर कौन है, लक्षद्वीप है, ठीक है, IMR में नंबर 1 पर है लक्षद्वीप, कितनी है, 14। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ कितनी है, 8 है। और नंबर 3 पर है अंडमान और निकोबार, ठीक है, दादरा और नगर हवेली दोनों, यहाँ पर टाई तो नहीं है, इन्होंने लिख दिया, इसको हटा दो। तो अंडमान निकोबार यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है, और दादरा नगर हवेली की कितनी है, 7। तो आपको ये याद रखना है, नंबर 1 पर लक्षद्वीप है, नंबर 2 पर चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार है, और नंबर 3 पर आ जाएगा दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है। लद्दाख का IMR जो है वो सबसे कम है, यूटीज़ के मामले में कितना है, 5 है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही था। भारत का जो SRS है वो कवरेज सशक्त है, इसमें 8,800 प्लस सैंपल लिए गए हैं, और वो भी 87 लाख की जनसंख्या पर आधारित है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही था, ठीक है। इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल टेबल थी वो मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी आपको दिखाई है, अगर आपको कुछ डेटा मिसमैच लगे तो आप वहाँ से भी एक बार मिला सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं भी डेटा मिसमैच ना हो पाए। बाकी मैंने बड़े राज्यों में स्मॉलर लोएस्ट सारी जो बड़े राज्य हैं उसमें हाईएस्ट लोएस्ट ग्रोथ रेट वगैरह सारी चीज़ें की हैं, और जो स्मॉल और यूटीज़ हैं उसमें सिर्फ हाईएस्ट को कवर किया है। अगर उनको कवर करना होगा तो वो या टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ बड़े राज्यों में वो चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। अब वापस लौटते हैं हम अपनी किताब की तरफ, जहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इस बुक से हम कवर कर रहे थे SRS बुलेटिन के आंकड़े, ये पुराने थे, ठीक है, ओल्ड थे, इसलिए हमने नए आंकड़े कवर किए हैं। अब इस बुक में जो आगे हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसमें अगला है 20 यानी आयोजना यानी प्लानिंग।
तो नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, ना कोई अधिनियम आया था, ना किसी अधिनियम के थ्रू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। स्थापना कब हुई थी? एक तो प्रस्ताव कब पास हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तथा उपाध्यक्ष कौन थे? पहले गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, तो योजना आयोग था, उसके पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। फिर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा, ये क्या होता है, आप नीति आयोग पढ़ के चले जाते हो, कभी कभी क्या होता है कि फुल फॉर्म दे देता है, वहाँ पे ऐसे एक पास लगते हैं, जुड़वा जुड़वा लगते हैं ऑप्शन, तो वहाँ पर डाउट हो सकता है। एक बार देख लो नीति आयोग, तो हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, और इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन हुआ था, ये भी मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से ही आया। फिर अब संरचना की अगर हम बात करें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन है? प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग की जो शासी परिषद है, जिसमें सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, वर्तमान अवसंरचना की अगर हम बात करें, जो 16 जुलाई 2024 तक की इसमें अपडेट है, उसकी अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन के बेरी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ श्री BVR सुब्रमण्यम। पूर्णकालिक सदस्य कौन है इसमें? तो पूर्णकालिक सदस्य हैं VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, VK पॉल, ठीक है, और श्री अरविंद विरमानी। 2 VK हैं, एक सारस्वत है और एक पॉल है। फिर पदेन सदस्य की अगर हम इसमें बात करें, पदेन सदस्य में कौन आता है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, इसके साथ ही श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री। ठीक है, अब अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें, एक बार सिर्फ इनकी अवधि देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको वो जो प्लान है, जो गैप हुए, वो सारी चीजें आपको पता होंगी, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे पहली का कब था? 1951 से 1956, दूसरी का कब था? 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966, चौथी 1969 से 74, यहाँ 3 साल का गैप है ना। फिर पांचवी 1974 से 1979, छठी कब चली? 1980 टू 85, 1980 से 1985, सातवीं 1985 से 90। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक गैप मिलेगा 2 साल का, आठवीं 1992 से 1997, नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं थी 2012 से 2017। ठीक है, तो एक चीज आपने याद रखना है कि किन पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य था, ठीक है, वो सबसे ज्यादा था, जो पूरा करने का लक्ष्य था वो सबसे। 11वीं में आपको दिखेगा 9% का लक्ष्य था इसमें। ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किनका लक्ष्य निर्धारित किया गया और किन्होंने अपने लक्ष्य की, कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य था। ठीक है, और उन पंचवर्षीय योजनाओं ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है या नहीं। ठीक है, तो आपने एक देख लेना, जैसे तीसरी वाली का कितना था? 5.6% का लक्ष्य था, लेकिन इसने 2.8% का लक्ष्य पूरा किया, यानी ये अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फिर चौथी में 5.7% का टारगेट था, कितना किया? 3.3% किया। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि किसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उससे ज्यादा किया, जैसे पहली में 2.1% का था, लेकिन इसने कितना प्राप्त किया? 3.6% का प्राप्त किया। फिर अगर हम बात करें पांचवी, ठीक है, पांचवी की अगर हम बात करें तो 4.4% का इसका टारगेट था और 4.8 किया। छठी 5.2 का टारगेट था, 5.7 किया। सातवीं 5 करना था, इसने 6 कर दिया। और आठवीं जिसमें 5.6% करना था और इसने कितना किया? 6.8%। ठीक है, तो यही कुल मिला के हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त, मतलब जितना टारगेट था उससे ज्यादा पूरा किया। कौन कौन सी? पहली, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। तो ये आपको एक थोड़ा सा देख लेना है। फिर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद भी क्या है? एक संविधानेतर निकाय है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे नीति आयोग का होता है अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ऐसे भी राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में गठन और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, यहां पर मिलाने का आता है, कई बार क्वेश्चन आया होगा, आपने PYQ देखा होगा, अगर आइडिया होगा, है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी PC महालोनिबस के मॉडल पर आधारित थी।
जो तीसरी थी, ठीक है, तो पहली हो गई हैरोल्ड डोमर, दूसरी हो गई पीसी महालोनिबस, तीसरी हो गई जॉन सेंडी और एस चक्रवर्ती, या तो एस चक्रवर्ती वहां पर दिया होता है तो याद रखिएगा, ठीक है। और वर्ष 1966 से 69, यहाँ पर जो हमने देखा था, यहाँ पर जो आपको गैप दिख रहा था, ठीक है, तीसरी और चौथी के बीच में, तो वर्ष 1966 से 69 तक की अवधि को योजना अवकाश की अवधि कहा जाता है। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो कि 1974 से 1979 थी, इसको समय से पूर्व समाप्त करके 1978 से 80 हेतु अनवरत योजना जारी की। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है जिसको समय से पहले समाप्त किया गया है, तो याद रखना कौन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना पहले अपने समय से पहले समाप्त की गई थी। फिर जो रोलिंग प्लान का सुझाव था, यानी यहाँ पर जो अनवरत योजना आई, इसका सुझाव किसने दिया था? गुरनार मिर्डल ने दिया था, जी मिर्डल जिनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष के लिए स्थगित थी। तो ये भी आपको याद रखना है कुछ डेटा, जैसे योजना अवकाश 1966 से 1969, ठीक है। दूसरा, ये जो कौन सी जो योजना थी पंचवर्षीय योजना जिसने अपने समय को पूरा नहीं किया, जो 5 साल का टाइम था, तो कौन थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना को 2 वर्ष के लिए स्थगित रखा गया? तो ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसको 2 वर्ष के लिए स्थगित रखा गया। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अब देखते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग, जहां से थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं, ठीक है। बैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इवन पीसीएस और आरओ दोनों के लिए, और आगे जो बीपीएससी वगैरह एग्जाम आएंगे वहां पे भी। तो अर्थशास्त्र में मुद्रा परिसंपत्तियों का स्टॉक है जिसका उपयोग वस्तुओं के भुगतान या लेन देन के उद्देश्य से किया जाता है। मुद्रा के कार्य क्या है ये तो आपको पता ही होंगे। एक तो मूल्य का संचय, मूल्य लेखों की इकाई, विनिमय का माध्यम और स्थगित भुगतानों का मान। मुद्रा की मांग की तरह मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्त होती है। फिर मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं? तो एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा, ठीक है। मान लो एक दिन के अंदर, पहले मेरे पास मुद्रा थी, फिर दुकानदार के पास गई, दुकानदार ने जहां से डीलर से ले रहा था, तो वो क्या होगा? मनी सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, वो होता है मनी की पूर्ति हो गई। अब यहां पर आपने पता है कि M1 मुद्रा क्या होती है? ये होता है CU प्लस DD। CU मतलब जो लोगों द्वारा रखी गई करेंसी नोट और सिक्के के फॉर्म, मतलब आपके पास जो पैसा रखा है सिक्के और नोट के फॉर्म में, और उसके साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट, यानी व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी निवल मांग जमा। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? मतलब जैसे आपने मांगा, ऑन डिमांड आपको पैसा मिल गया, तो वो हो गया डिमांड ड्राफ्ट। M2 क्या होता है? M1, यानी M1 का ये क्राइटेरिया, और उसके साथ ही डाकघर बचत बैंकों में जो सेविंग्स होती हैं। M3 क्या होता है? M1 यानी CU प्लस DD प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमा, यानी आवधिक क्या? FD हो गई। M4 में क्या होता है? M3 यानी इसमें M1 भी शामिल होगा, प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं भी शामिल होंगी, और उसके साथ ही डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं भी शामिल होंगी। लेकिन इसमें से जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण यानी NSC जिसको आप बोलते हो, वो इसमें शामिल नहीं होता है M4 में, ठीक है। तो ये आपको क्राइटेरिया याद रखनी है। अब अगर हम बात करें संकुचित मुद्रा कौन सी होती है, जो M1 और M2 होता है ये संकुचित मुद्रा होती है। व्यापक मुद्रा कौन सी होती है? M3 और M4 व्यापक मुद्रा होती है। अगर हम बात करें कौन सी मुद्रा सबसे मतलब ज़्यादा तरल होती, तो सबसे तरल और आसान है वो कौन है? M1 है, ठीक है। M1 जो है ये सबसे तरल है, जबकि M4 क्या है? ये सबसे कम तरल है। तो याद रखना है M1 सबसे तरल है और जो M4 है वो सबसे कम तरल है, ठीक है। M3 मुद्रा पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। तो अगर मुद्रा पूर्ति की माप की अगर हम बात करें किससे देखेंगे? M3 से देखेंगे, और इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है, ठीक है। तो M3 हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें मुद्राओं की तरलता का क्रम, तो सबसे ज़्यादा कौन तरल है? M1 है, उसके बाद M2 है, फिर M3 है और फिर M4 है। अगर व्यापकता की हम अगर बात करें तो M4 सबसे ज़्यादा व्यापक, फिर M3, देख ही रहे हो ना M4 में सारी ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो M4 ज़्यादा व्यापक, उसके बाद M3, फिर M2, फिर M1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं RBI। तो RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहाँ था? कोलकाता में था। प्रारंभ में आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता में स्थापित किया गया था, और वर्ष 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया। तो ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है, याद रखना। जैसे आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो पहले जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता में, लेकिन 1937 में जो इसका मुख्यालय है वो स्थायी रूप से कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? मुंबई में। अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया है। फिर बात करते हैं नाबार्ड की, ठीक है।
नाबार्ड कब आया था? 1982 में शिवरमन कमेटी की संस्तुति के आधार पर आया था, या नाम याद रखना, शिवरमन कमेटी की संस्तुति के आधार पर आया था नाबार्ड। और कब आया था? 1982 में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म एक बार देख लेना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रखना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। फिर अगर हम बात करें प्रमुख बैंक और उनका स्थापना वर्ष, ठीक है, प्रमुख जो बैंक हैं और वो कब स्थापित हुई हैं, इस पे भी क्वेश्चन आया था, अगर आपको आइडिया होगा तो देख लीजिए। पहले है बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई है? 20 जुलाई 1908। जुलाई वुलाई भले ना याद रखो, लेकिन ये सन याद रखना है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा कब हुआ? 1908 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये 1935 में। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि आरबीआई भी 1935 में स्थापना हुई है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल को। ठीक है, आरबीआई 1 अप्रैल को आई है, लेकिन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेम ईयर में आई है, और ये आई है 16 सितंबर को। ठीक है, फिर इंडियन बैंक की अगर हम बात करें तो 5 मार्च 1907, लेकिन इसने कारोबार कब शुरू किया? 1907, तो इस हिसाब से इंडियन बैंक 1907 में आई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये कब आई है? 1919 में। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में आई। फिर आती है यूको बैंक। यूको बैंक 1943 में आई। ठीक है, यूको बैंक कब आई है? 1943 में। बैंक ऑफ इंडिया ये 1906, बैंक ऑफ इंडिया आई 1906 में। कैनरा बैंक भी इसी के साथ 1906 में आई है। अब बैंक ऑफ इंडिया आई है 7 सितंबर को, और कैनरा बैंक आई है जुलाई 1906 में। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर सेम ईयर में है तो वहाँ पर आपने थोड़ा डेट देख लेना है, क्या पता कैसे ऑर्डर दे दें। आपको आइडिया भी नहीं था, इस बार पीसीएस में डेज का क्रोनोलॉजी सेट करने को दिया था, तो यहाँ पर भी थोड़ा खेल हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक की अगर हम बात करें तो ये कब? 1937 में। अब आपको याद रखना है, जैसे 1935 अप्रैल 1935 में आरबीआई हो गया। ठीक है, अप्रैल 1935 में आरबीआई हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सितंबर 1935 में हो गया, और इंडियन ओवरसीज बैंक ये फरवरी 1937 में हो गया। पंजाब एंड सिंध बैंक तो ये 24 जून 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। अवध कॉमर्शियल बैंक, ये याद रखना है, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। और बाकी एक और है द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ये है 1874 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। फिर अब हमने नाबार्ड की बात की, पहले ही बताया कि शिवरमन कमेटी के आधार पर ये स्थापित हुई थी, कब? 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एक्सिम बैंक के बारे में भी पूछा है, अगर आपको आइडिया होगा तो एक्सिम बैंक, जिसको निर्यात आयात बैंक कहते हैं, भारत सरकार द्वारा निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत 1982 में निर्यात ऋण के प्रबंधक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो एक्सिम बैंक भी 1982 में आती है। फिर आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे 2 जून 1806 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। फिर 1808 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। अब यहाँ से फिर से देखो, जैसे क्या कह रहे हैं कि बैंक ऑफ कलकत्ता पहले स्थापना हुई कब? 1806 में। ठीक है, फिर इन्होंने 2 साल बाद क्या किया कि इन्हें कलकत्ता नाम अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने कहा कि हम बंगाल करेंगे, तो इन्होंने कर दिया बैंक ऑफ बंगाल। अब आगे मर्जर होगा, इससे पहले ये देख लो। फिर इन्होंने 1840 में, यानी बैंक ऑफ बंगाल के 32 साल बाद, है ना, इन्होंने क्या खोला? बैंक ऑफ बॉम्बे खोला। और उसके बाद इन्होंने 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खोल दिया। अब ये सब चल रही थी, बराबर चल रही थी, लेकिन फिर इनका मूड चेंज हुआ और इन्होंने 1921 में और क्या हुआ था? अगर हम थोड़ा सा इतिहास से रिलेट कर लें तो एक आंदोलन हुआ था मदारी पासी वाला, है ना। तो उसी साल 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो अब आपको ये याद रखना, जैसे अब मान लो यही 4 बैंक हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, तो इन्हीं का ऑर्डर पूछ ले तो आपको याद रखना। जैसे बैंक ऑफ बंगाल कब आया? मैंने बताया 1808 में, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल 1808 में आया। 32 साल बाद आया बैंक ऑफ बॉम्बे, कब आ गया? 1840 में, ठीक है। फिर बैंक ऑफ मद्रास कब आ गया? 1843 में। और इसके बाद आ गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये कब आ गया? 1921 में। अब इसमें और थोड़ा होगा चेंज। क्या हुआ कि एसबीआई का गठन 1 जुलाई 1955 को, एसबीआई कब आई है? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का गठन हुआ है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में गठित हुई थी, उसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसे भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। तो अब आपने याद रखना, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों का मर्जर है। कौन है? बैंक ऑफ बंगाल,
बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। इसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आई थी, मतलब इन तीनों से मिलके 1921 में। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया और 1 जुलाई 1955 को फाइनली कौन आ जाता है, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगर हम बात करें सिडबी, ठीक है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करें, अब आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक। तो RRB की स्थापना 26 सितंबर 1975 को जारी अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1975 में की गई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस समिति की सिफारिश पे आई थी? नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पे आई थी RRBs, ठीक है। और कब आई थी? 1975 में। एक्ट कौन सा था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। फिर देख लेते हैं, ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर 2 अक्टूबर 1975 को पहले 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, ठीक है। जब स्थापना हुई तो सबसे पहले 5 जो हैं वो स्थापित की गई थी RRBs। तो जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये आपको याद रखना है, जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो कहाँ खोला गया था? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, ठीक है। RRBs बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि RRB की संख्या कम की जा रही है, तो थोड़ा आपने ध्यान दे लेना है। तो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया था, स्थापित किया गया था, जो किसके द्वारा प्रायोजित था? सिंडिकेट बैंक द्वारा ये प्रायोजित था, ठीक है। फिर आपको पता है, यही बताया कि 2 अक्टूबर 1975 को 5 खोले गए थे, उसमें से पहला था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। बाकी 4 अर्क कहाँ थे ये देख लीजिए। जैसे ये था गौर ग्रामीण बैंक मालदा पश्चिम बंगाल, याद नहीं रखना, ये यूपी वाला ज़्यादा अच्छे से याद रखना, ठीक है। गौर ग्रामीण बैंक मालदा पश्चिम बंगाल यूको बैंक द्वारा। फिर एक और खुला था यूपी में ही, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, जो कि प्रायोजित था। फिर हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भिवानी में PNB द्वारा प्रायोजित था। और जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक जयपुर, और ये यूको बैंक द्वारा प्रायोजित था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सरकार और प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी कैसे होती है, तो ये आप देख लेना है। जैसे अगर हम बात करें RRB पर, एक तो केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है, राज्य सरकार का स्वामित्व होता है, और प्रायोजित बैंक यानी जो बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक जो है उनका भी इस पे स्वामित्व होता है। केंद्र सरकार का कितना होता है? 50%, राज्य का कितना होता है? 15%, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होती है इनका कितना होता है? 35%। तो ये ऑर्डर याद रखना, राज्य और प्रायोजित में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। PNB पूछा गया था अभी जल्दी में, है ना। तो PNB की स्थापना कब हुई है? 1894 में। कब हुई है? 19 मई 1894 में PNB की स्थापना हुई थी। और PNB पहला भारतीय बैंक है जो प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन में शुरू किया गया भारतीय बैंक कौन सा था? PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। कब शुरू हुआ? 1894 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद बैंक कब आई थी? 1865 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। कब हुई है? 1911 में हुई है। फिर 1911 कब? जब जो बंगाल विभाजन है रद्द कर दिया गया, ठीक है, तब स्थापना हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको आइडिया होगा अगर, 19 जुलाई 1969 को पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है, पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये आपको याद रखना है, अगर कहीं पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिया हो या सिर्फ बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिया हो तो क्रोनोलॉजी सेट करके देख लेना। हो सकता है कभी 1969 वाला दिया हो सकता है डेटा, या कभी 1980 वाला दे सकते हैं, ऑप्शन से आप मैच कर लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा आपने यहाँ ध्यान देना है। जब 1969 में हुआ था तो उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब 1980 हुआ तो वहाँ पर 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 बैंकों का समामेलन 4 बैंकों में करने की घोषणा की, यानी 10 बैंक मिला के 4 बैंक बना दी गई, और ये 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। तो ये भी आपको याद रखना कि बैंकों का समामेलन सिर्फ इतना दे सकते हैं, कब हुआ? ये घोषणा कब हुई है? 2019 में। प्रभावी कब हुआ? 2020, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। जैसे अब पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें कौन कौन सी बैंक का विलय हुआ? एक तो OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मिला इसमें। फिर UBI यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनाइटेड OBC और OBC प्लस UBI, ठीक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मर्ज हो गए PNB में। कैनरा बैंक में चला गया सिंडिकेट बैंक, ठीक है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कौन चला गया? एक तो आंध्रा और दूसरा कारपोरेशन बैंक। इंडियन बैंक, ठीक है, इंडियन बैंक में कौन चला गया? इलाहाबाद बैंक। अब इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से थोड़ा सा 1865 में, ठीक है, कब हुई थी? 1865 में, और पीएनबी 1894 में। ये अभी जल्दी में पूछा गया इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ। फिर आगे देख लेते हैं, भारत के 4 शहर कौन से? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में भारतीय सिक्कों को ढाला जाता है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय सिक्कों की ढलाई होती है वो कहाँ कहाँ से हो रही है? एक तो मुंबई से हो रही है, फिर कोलकाता जाना पड़ेगा, फिर हैदराबाद और फिर नोएडा, यानी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। और अगर उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक पूछ लें कि किस शहर में भारतीय सिक्कों की ढलाई होती है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ हो रही है? नोएडा में, ठीक है। फिर भारतीय मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना निम्न स्थानों पर की जा रही है। तो सिक्के यहाँ पर ढाले जा रहे हैं, बाकी ये जो नोटें हैं ये कहाँ पर छापी जा रही हैं? करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश में, बैंक नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक में और साल्वोनी पश्चिम बंगाल में। तो सिक्के छापे जा रहे हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में, और नोटें छापी जा रही हैं नासिक, देवास, मैसूर और साल्वोनी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह आया, आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित उदय कुमार द्वारा ये डिजाइन किया गया था। ये था ना रुपए, ये किसके द्वारा? उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया। जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर कौन साइन करता है? भारत सरकार का वित्त सचिव। बाकी जो नोट होते हैं, बाकी और सारी चीज़ें, उन पर आरबीआई गवर्नर हस्ताक्षर करता है। अब यहाँ पर पहले आपने देख लेना कि 9 अप्रैल 2025 को, ठीक है, 9 अप्रैल 2025 को मौद्रिक नीति समिति द्वारा नीतिगत दरें निम्न है। अब पहले आप 9 अप्रैल इसलिए देखो क्योंकि जो अभी नई मीटिंग हुई है वो कब है? वो अभी 8 जून को हुई है। तो हो सकता है उन्होंने अपना डेटा या पेपर बनाते टाइम वो अप्रैल का ही डेटा ले लें, तो हम अप्रैल भी देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर बगल में ही जो जून का डेटा आया है नया वाला, ठीक है, वो देख लेंगे। तो एक तो हो जाएगा पॉलिसी रेपो रेट। रेपो रेट कितना है? 6। फिर रिवर्स रेपो रेट 3.35%। CRR, ठीक है, CRR ये कितना है? 4%। बैंक रेट कितनी है? 6.25%। SLR, ठीक है, SLR कितना है? 18%। MSF रेट कितनी है? 6.25%। MSF रेट क्या होती है? बेसिकली रेपो रेट से थोड़ा सा आधार अंक उसका ज़्यादा होता है। तो जैसे रेपो रेट की 6 है तो यहाँ पर MSF कितनी है? 6.25। SDF रेट की बात करें तो कितनी है? 5.75%। तो ये हो गया पूरा डेटा अप्रैल के हिसाब से। अब हम जून में देख लेंगे कि किसका कितना क्या है, ठीक है। अब आपने देखना है जून वाला, जो अभी 6 जून को मीटिंग हुई है उसमें क्या डेटा आया। जैसे अब रेपो रेट क्या है? वो 0.5% कम हो गया, अब कितना है? 5.50%, 5.5 यानी 5.5% है जून 2025 में, ठीक है। और फिक्स्ड रिवर्स रेप जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितना? वो सेम है, 3.35%। CRR में 100 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है, अब ये कितना हो गया? 3%। ओह, बैंक रेट छूट गया, इसको छोड़ दो फिलहाल। SLR सेम है 18%। जो MSF है, ठीक है, मैंने बताया था MSF लगभग ज़्यादा होता है रेपो रेट से, तो ये 5.75% है। और जो SDF है, जो SDF रेट है वो कितनी है? 5.25% है। यहाँ पर एक डेटा और आप नोट कर लो, जैसे अभी नया आया है, तो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कितना हो गया है? अभी हाल के लेटेस्ट डेटा जो है उसके हिसाब से 691.5 बिलियन डॉलर, ठीक है, कितना हो गया है? विदेशी मुद्रा भंडार 691.5 बिलियन डॉलर हो चुका है। फिर अब परीक्षा संबंधी प्रश्न यहाँ पर दिए होते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे आरबीआई किसके बदले मुद्रा निर्गमन प्रदान करता है? मुद्रा निर्गमन करता है तो एक तो गोल्ड के बदले, विदेशी प्रतिभूतियों के बदले तथा जो भारत सरकार की जो प्रतिभूति होती है उनके बदले। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये है वित्त मंत्रालय। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में, ये हमने देखा था। भारत में जो कागजी मुद्रा है वो पहली बार कब शुरू हुई थी? 1862 में ये शुरू हुई थी। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो 1 जून 1964 से, ठीक है। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई है? 1957 में की गई है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों को निर्गमन प्रणाली आधारित है तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपये तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। और अभी कब तक? अभी तो फिलहाल 2000 तक छाप रही थी, लेकिन अब वो भी नोट बंद हो गए हैं, तो अभी जो हाईएस्ट छाप रही है वो 500 के नोट हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपए का स्टॉक रखना चाहिए, यानी 200 करोड़ रुपए का लगभग इन्हें बफर रखना होता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए इन्हें गोल्ड के रूप में रखना चाहिए। ठीक है। वैध मुद्रा या लीगल टेंडर मनी किसको कहते हैं? तो वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। तो आप ये जैसे किसी को 10 का सिक्का देते हो तो वो उसे इनकार नहीं कर सकता लेने से। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अग्रणी बैंक योजना यानी जो लीड बैंक स्कीम है, ठीक है, लीड बैंक स्कीम, ये कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी दिसंबर 1969 में। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। फिर प्रतिछाया बैंकिंग यानी जो शैडो बैंकिंग है वो क्या होती है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था यानी एनबीएफसी जो वित्तीय तथा अन्य गतिविधियां जो बैंक जैसी ही एक्टिविटी करती है वो होती है प्रतिछाया बैंकिंग। किसी बैंक और एनबीएफसी के बीच अंतर क्या है? तो बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि एनबीएफसी का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। एनबीएफसी के संदर्भ में सही कथन क्या है? कि ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग ले सकते हैं। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप यानी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते कि मुंह फैला के मांगा तो तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो ये गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में है। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्था यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमएफआई जिसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते होगे आप, तो एमएफआई किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? तो ये मालेगाम YH मालेगाम समिति की सिफारिश पर ये सूक्ष्म वित्त संस्थाएं स्थापित की गई थी। कब? 2011 में। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या शामिल है? परिसंपत्ति मतलब असेट। तो आरबीआई मतलब कैसे पैसा अर्न करता है, वो उनकी असेट है। जैसे मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा यानी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कैश एंड बैलेंसेड विद आरबीआई, निवेश यानी सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां, ऋण और अग्रिम, इनसे आरबीआई की एसेट जनरेट होती है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? तो ये मतलब ये पूछा जाता है ना कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जिनको मतलब ऋण देना जरूरी होता है? तो एक तो कृषि भी इसमें आता है, एमएसएमई भी आ जाता है, एडुकेशन, ठीक है, गृह, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। एक्सपोर्ट क्रेडिट भी इसमें आ जाता है, याद रखिएगा। फिर अगर हम अवधि के आधार पर ऋण को 3 श्रेणियों में बांटे तो कैसे? जैसे लघु अवधि ऋण कौन होते हैं? जो 15 माह से कम हो। 15 माह से अगर कम है तो वो लघु अवधि ऋण है। अगर मध्यम अवधि ऋण क्या हो गया? अगर आपने किसी से 15 माह से लेके 5 वर्ष तक का लोन लिया है तो वो मध्यम अवधि का हो गया। दीर्घ अवधि क्या हो गया? जिसने 5 वर्ष से अधिक का लोन ले रखा है। ठीक है। जैसे होम लोन वगैरह ये दीर्घ अवधि ऋण में आ जाता है। अगर आप मोबाइल लेते हो तो ये लघु अवधि ऋण में आ जाता है। ठीक है। मान लो आपने कार ली है तो ये मध्यम अवधि ऋण में आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा होता है? तो आरबीआई के द्वारा होता है। आरबीआई के कार्य क्या है? बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एक तो करेंसी का नियमन करता है, साख का नियमन करता है, मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में देश में विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन करता है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? यानी एनडीटीएल का जो कुछ परसेंटेज जमा होता है ये आरबीआई के पास, वो क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर। ठीक है, सीआरआर। अगर सीआरआर में वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। कैसे? मान लो सीआरआर क्या है कि अब पहले आरबीआई को ना पर 100 रुपये में, मतलब जो बैंक है मान लो एसबीआई को, आरबीआई के पास पर 100 रुपये पे 3 रुपये रखना पड़ता था। ठीक है। लेकिन अब आरबीआई ने क्या हुआ कि सीआरआर में वृद्धि कर दी, कहा कि अब तुम्हें 4 रुपये रखना पड़ेगा। तो इनके पास तो पैसे की कमी हो जाएगी। जब पैसे की कमी हो जाएगी तो ये ज़्यादा लोन भी नहीं दे पाएंगे। लोन नहीं आएगा तो आगे जो निवेश है उन पे फर्क पड़ेगा। तो ये सारा एक साइकिल चलता है। ठीक है। तो सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है कि मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। फिर सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करता है तो वही सारी चीज़ हो गई। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है तो क्या है? रेपो रेट। और जून 2025 के हिसाब से रेपो रेट कितना है? 5.5%। कितना है? 5.5%। फिर बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर क्या है? तो अप्रैल से मार्च तक चलता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष या फिनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। सही सुमेलन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है।
जैसे भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम यानी ICICI, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास निगम यानी IDBI, ये 1964 में। फिर IFCI, ठीक है, ये 1948 में। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ये कब आया? 1987 में। तो सबसे लास्ट में बोर्ड ही आया था। बाकी ICICI ये 1955 में, और सबसे पहले आया है IFCI, ठीक है, सबसे पहले पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा तभी तो आप कोई काम कर पाओगे। वित्त निगम है ना, पैसा आया औद्योगिक वित्त निगम 1948 में। अब वित्त आ गया है तो साख और निवेश करोगे तो 1955 में कर दिया। अब निवेश करोगे तो आपका विकास होगा, तो ये आपने 1964 में कर दिया, ठीक है। अब इतना सब कर लिया है तो वित्तीय पुनर्निर्माण, अब पैसे को ऐसे पुनः मतलब 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम करोगे तो वो कब करोगे? 1987 में, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना है आपने। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, प्रमुख योजनाएं। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। जैसे पहली योजना है एकीकृत पेंशन योजना, तो ये कब हुई? 24 अगस्त 2024, ठीक है। एकीकृत पेंशन योजना 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। इसमें क्या है कि 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले, यानी किसी ने अगर 25 वर्ष की सेवा कर ली है तो सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%, ठीक है। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रतिमाह इसमें दिया जाएगा। तो ये है स्कीम, याद रखना कब लागू हुई? 24 अगस्त 2024 को। अगला है राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो भारत सरकार ने देश में पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए 10 अक्टूबर 2003 को पेफर्डा यानी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा पेफर्डा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। पेफर्डा आया था 2003 में। कब आया था? 2003 में, 10 अक्टूबर 2003 को पेंशन क्षेत्र के विकास के लिए किया गया। फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। तो अभी आपने पढ़ा ये जो एकीकृत पेंशन योजना ये 24 अगस्त 2024 को शुरू हुई है, और जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है वो कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2004 को। NPS का लक्ष्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना था। NPS 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं पेफर्डा। पेफर्डा क्या है? यह एक स्वायत्त निकाय है जिसकी हमने बात कर ली। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। फिर है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसकी घोषणा कब? 29 फरवरी 2024। तो 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और 1 करोड़ घरों के लिए प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है इसको मंजूरी मिली है 29 फरवरी 2024 को, ठीक है, मंजूरी मिली है। लेकिन ये घोषणा कब हुई थी? 13 फरवरी 2024 को। 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर योजना की घोषणा हुई और 29 फरवरी 2024 को यह घोषणा को मंजूरी मिली है। फिर एक और है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, ठीक है। बुनकर सौर ऊर्जा योजना तो नवंबर 2022 में कब शुरू हुई है? नवंबर 2022 में योजना शुरू हुई है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित होगी, मतलब 2027 तक ये मतलब कार्यान्वित रहेगी। सामान्य पावर लूम बुनकरों को प्लांट की कुल लागत का 50% तथा SC/ST के पावर लूम बुनकरों को कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्राप्त होगा, ठीक है। फिर है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? जनवरी 2024 में। कब लॉन्च हुआ है? जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतीय विमानन यानी इंडियन एविएशन सेक्टर में महिलाओं का सशक्तिकरण करना यानी विमेन एम्पावरमेंट इन इंडियन एविएशन सेक्टर, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। तो ये 8 फरवरी 2024 को। तो मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना कब आई? 8 फरवरी 2024 को योजना लॉन्च की गई। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक उप योजना यानी सब स्कीम है, ठीक है। यह योजना सभी राज्यों,
केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023 से 2026-27 तक 4 वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी। फिर है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो ये 17 सितंबर 2023 को, विश्वकर्मा योजना कब आई है? 17 सितंबर 2023 को आई है। और इस योजना की टैगलाइन याद रखना, सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। ठीक है, इसी ऑर्डर में याद रखना है, पहले सम्मान फिर सामर्थ्य और समृद्धि, यानी 3 सा। तो टैगलाइन के साथ इस योजना का प्रारंभ हुआ। इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, वित्त वर्ष 2022-23 से 2027-28 तक निर्धारित है। इस योजना के पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। जो बजट अनुमान है, यानी ये 2025-26 का जो बजट आया है, इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितना सगुन दिया गया है? 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए, जो शुरू हुई थी 17 सितंबर 2023 को। फिर है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। तो श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान करने हेतु 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नादीपाद में इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ और इस योजना को डाक विभाग तथा भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना क्या है? 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होगा। शुरू कब हुई है? 8 जुलाई 2023 को। 8 जुलाई 2023 को स्कीम शुरू हुई है। किसने शुरू की है? डाक विभाग और इसके अलावा भारतीय डाक भुगतान बैंक ने। फिर एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी पीएम किसान। कब शुरू हुई है? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से इस योजना को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है, लेकिन यहां पर औपचारिक दे दिया गया है, तो याद रखना 24 फरवरी 2019। ये तो आपको पता होगा, सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता इसमें दी जाएगी। बजट अनुमान 2025-26 में इस योजना हेतु 63,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए बजट में कितना पैसा दिया गया है? 63,500 करोड़ रुपए। फिर है प्रधानमंत्री जीवन योजना। यह कब शुरू की गई है? बस इतना याद रखना है, 28 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जीवन योजना। फिर है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो ये 31 मई को, ठीक है, 31 मई 2019 को योजना आई थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना में शामिल होने हेतु किसान की आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष। अब ये किसमें जो क्राइटेरिया लगा दी कि भैया अगर तुम 18 से 40 साल के होगे तभी इसमें शामिल हो सकते हो। तो तुम्हें क्या होगा, अगर 60 वर्ष की आयु जब प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, जब तुम 60 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हें 3,000 रुपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन प्रदान की जाएगी। अब किसान द्वारा जमा अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा करेगी। यानी अगर किसान 55 रुपये जमा कर रहा है तो सरकार भी 55 रुपये डालेगी। अगर 220 रुपये जमा कर रहा है किसान तो सरकार भी 220 रुपये उसमें डालेगी निधि में। ठीक है, अगला है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन 2024 तक सभी घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 15 अगस्त 2019, तो जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। ठीक है, बजट अनुमान 2025-26 में इस योजना हेतु 67,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। तो जल जीवन मिशन के लिए कितना दिया गया है? 67,000 रुपया दिया गया है बजट में। ठीक है, और ये तो आइडिया होगा ना कि इस बजट में इसको 2028 तक विस्तार दे दिया गया। ठीक है, 2028 तक ये योजना इसको विस्तार दिया गया। तो याद रखिएगा, जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था। फिर है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो मई 2017 में संपदा को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मई 2017 में मंजूरी मिली है। फिर है साथी पहल। तो कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की यह एक संयुक्त पहल है। अब बाकी छोड़ दो इसमें अगर सन नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, यह योजना NFS एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो मातृ वंदना योजना NFS एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुरूप है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर रहा है। और कब से शुरू हुई है? 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से। फिर है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना तो 13 जनवरी 2017 से प्रारंभ। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों, वहां ये लॉन्च की गई है। ऐसे गांवों को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना। ठीक है, इसमें सभी सांसद आदर्श ग्रामों को समेकित किया जाएगा। तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 जनवरी 2017। फिर है माँ कार्यक्रम।
तो 5 अगस्त 2016, थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना है ना, प्रिंट आउट थोड़ा स्कैन में मिस हो गया है। तो 5 अगस्त 2016, याद रखिएगा 5 अगस्त 2016 को शुरू हुआ है माँ कार्यक्रम। फिर है स्मार्ट सिटी मिशन, तो इस योजना को 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था और कार्यान्वयन 25 जून 2016 को पूर्ण रूप से किया गया। तो आपको हालांकि ये याद रखना है, स्मार्ट सिटी 25 जून, ठीक है, आज ही के दिन, लेकिन 2015 में, यानी 10 साल पहले ये योजना शुरू हुई थी। फिर सर्वाधिक स्मार्ट शहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद तमिलनाडु में चिन्हित किए गए हैं, ये भी एक डेटा है। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये कब शुरू हुई थी? 18 फरवरी 2016, 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या है? रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। खरीफ की फसल पर 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% इसमें प्रीमियम राशि देनी होती है। और इस योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर किसी वजह से, जो इसमें रीज़न दिए हैं उन वजह से अगर फसल खराब हो जाती है तो उनमें किसानों को सहायता दी जाती है। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम, ठीक है, त्वरित लाभ सिंचाई कार्यक्रम, समेकित वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिलाकर 1 जुलाई 2015 से योजना शुरू हुई थी। ठीक है, कब हुई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से, और 2025-26 में इसके लिए 8,260 करोड़ रुपया दिया गया है। फिर है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो इसकी टैगलाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। याद रखिएगा टैगलाइन मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, स्वस्थ धरा खेत हरा। कब शुरू हुई है? 19 फरवरी 2015। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई थी 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से? राजस्थान के सूरतगढ़ से। और इस कार्ड को प्रत्येक 3 वर्ष के एक चक्र में एक बार जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब हर 3 साल पे ये कार्ड जारी किया जाता है एक बार। फिर है राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू हुआ? 2018 में, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 2018 में। 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से इस योजना की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय पोषण मिशन की। फिर आगे इसमें मेक इन इंडिया, ठीक है, कौन सी स्कीम है? बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन तथा भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने हेतु कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया स्कीम शुरू की गई और इस हेतु 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। फिर है अटल नवीकरण और शहरी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी मिशन, ये 25 जून 2015 को नई दिल्ली से प्रारंभ की गई थी। कब? 25 जून, यानी आज के दिन 2015 में। ठीक है, इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। फिर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, तो वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ, तो आवास योजना ग्रामीण कब शुरू हुई थी? 20 नवंबर 2016। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? कि 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना है। फिर वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 वर्ष की वृद्धि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, मतलब 5 वर्ष का इसका विस्तार हो गया है। और बजट 2025-26 में इसके लिए 54,832 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर है स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी और इस योजना का लक्ष्य था संस्थागत साख संरचना तक SC/ST एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा एक महिला ऋणग्रहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराना था। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक या तो SC/ST हो या एक महिला ऋणग्राही हो, तो उसको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना था ताकि वो नया उद्यम शुरू कर सके। फिर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो वर्ष 2016 से 2020 की अवधि में देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 15 जुलाई 2015 को, तो ये कब शुरू हुई थी? 15 जुलाई 2015 को स्कीम शुरू हुई थी कौशल विकास योजना। योजना के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। ठीक है, बजट 2023-24 से इस योजना के चौथे चरण को शुरू कर दिया गया है। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
प्रारंभ में इसे सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था और वर्तमान में यह देश से समस्त जिलों में लागू है। फिर अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, टैगलाइन क्या है उज्ज्वला योजना की? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इस आदर्श वाक्य के साथ 1 मई यानी श्रमिक दिवस वाले दिन 2016 को 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। वर्तमान में उज्ज्वला 2.0 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है। फिर है स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुई? 15 अगस्त 2015 को की गई, लेकिन प्रारंभ 16 जनवरी 2016 से किया गया। तो याद रखिएगा, इसकी घोषणा कब हुई यानी डिक्लेयर कब की गई है? ये 15 अगस्त 2015 को, लेकिन शुरू कब हुई है? स्टार्ट हुई है 16 जनवरी 2016 से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगली स्कीम की बात करें, अगली है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो ये 25 जून 2015 यानी आज के दिन ही यहाँ पर हमने देखा था। ठीक है, ये आज के दिन ही कब? 2015 यानी 10 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत हुई थी, लेकिन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? 20 नवंबर 2016 को। फिर बात करते हैं, यानी पहले शहरी वाली शुरू हुई थी। ठीक है, बजट अनुमान 2025-26 में इस योजना हेतु 19,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगली स्कीम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। पूछा जाता है तो 21 फरवरी 2016 को कब शुरू हुई है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरू हुआ है और इस योजना का लक्ष्य पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास करना है। ठीक है। फिर है मुद्रा योजना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को 8 अप्रैल 2015 को ये मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी और जिसका लक्ष्य क्या था? धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू द अनफंडेड। और इस योजना के तहत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे जो शिशु उद्योग हैं उनको 50,000 रुपये तक का लोन, किशोर हैं उन्हें 50 से 5 लाख रुपए तक का लोन। अब आगे अटल पेंशन योजना की बात करें अगर, तो ये 1 जून 2015 को, ठीक है, कब? 1 जून 2015 को शुरू हुई थी और ये पूर्व की स्वावलंबन योजना को इसमें शामिल कर लिया गया है। निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित, ठीक है, निजी क्षेत्र में जो असंगठित गरीब कामगार हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना के तहत अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक के मध्य पेंशन का प्रावधान है। और क्राइटेरिया क्या है कि भाई उनकी उम्र 18 से 40 मतलब 18 से 40 वर्ष के सभी खाताधारक इस योजना हेतु पात्र हैं। तो 18 से 40 के बीच में जितना जितना पैसा वो देंगे उतना ही सरकार उसमें डालेगी और फिर उन्हें उस पैसे के हिसाब से 1,000 से 5,000 रुपये के बीच में पेंशन दी जाएगी जब वो 60 साल के हो जाएंगे। फिर इस योजना का कार्यान्वयन ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है। झारखंड इस योजना में शामिल पहला राज्य था। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर उदय योजना मिक्स हो गई, यहाँ पर उदय योजना है। तो उदय योजना यानी उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान लक्ष्य के साथ यह योजना 20 नवंबर 2015 को कब शुरू हुई है? 20 नवंबर 2015 को शुरू हुई है उदय योजना। ठीक है, और मंत्रालय तो ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार इसका कार्यान्वयन करता है और झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य था। फिर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो यह योजना मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। कब? 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी, मेरा खाता भाग्य विधाता। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये योजना 9 मई 2015 को कोलकाता पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी। 18 से 70 ये जो सुरक्षा बीमा है इसमें 18 से 70 वर्ष के सभी बचत बैंक खाता धारक इस योजना हेतु पात्र हैं। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो ये 9 मई 2015 को शुरू हुई है। इसमें क्या था कि पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना और इसमें 18 से 50 वर्ष के सभी व्यक्ति पात्र हैं। जीवन ज्योति में 18 से 50, सुरक्षा बीमा में 18 से 70। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा था अटल पेंशन, इसमें 18 से 40। फिर है स्वच्छ भारत मिशन, तो गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ यह योजना 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। तो जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था।
बजट अनुमान 2025-26 में इस योजना हेतु 12,192 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें अगर हम शहरी और ग्रामीण में बांटे तो 12,192 का होगा, शहरी 5,000 करोड़ रुपए और जो ग्रामीण है उसके लिए 7,192 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे 20 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना, कौन सी योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ठीक है, ये कहाँ शुरू हुई है, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, तो याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है, 10,000 रुपए मिलेगा प्रति वर्ष। ये कहाँ की योजना है, छत्तीसगढ़ की है। फिर एक योजना है, ये अभी कर रहे हैं, ठीक है, पहले ये वाले देख लेते हैं, गरीब कल्याण मिशन। तो 15 जनवरी 2025 को गरीब कल्याण मिशन 15 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इस मिशन के तहत वर्ष 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। फिर एक और स्कीम है, 20 जुलाई 2024 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा राज्य के सिविल सेवा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है। किसने शुरू की है, तेलंगाना ने। कब, 20 जुलाई 2024 को। और इस योजना के तहत सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने, यानी जिनका पीटी हो गया है और जो मेंस देंगे उनके लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से। फिर है 17 जुलाई 2024 को, ठीक है, 17 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लड़का भाऊ योजना की घोषणा की थी। अब इसमें क्या था कि इस योजना के तहत उद्योगों में प्रशिक्षण के दौरान राज्य सरकार द्वारा 12वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों को 6,000 रुपए देगी प्रति माह, डिप्लोमा वाले छात्रों को प्रति माह 8,000 रुपए और इससे अधिक की शैक्षणिक योग्यता वाले छात्रों को 10,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी लाडला भाऊ योजना में। अगस्त 2023 में वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत, ठीक है, उपलब्ध कराई जा रही धनराशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। और ये जो योजना शुरू हुई थी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में शुरू हुई थी। और किसकी स्कीम है ये, उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। एक और योजना है, 2 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू की गई थी, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की घोषणा हुई और यह पहले ग्राम सभाओं में लागू थी। तो ये हो गई 2 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। फिर 6 जून 2023 को नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए की गई थी। कौन सी योजना है, 6 जून 2023 को शुरू की गई थी नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। 12 जुलाई 2001 को महिला स्वयं सिद्धि योजना में इंदिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना का विलय कर दिया गया। तो महिला स्वयं सिद्धि योजना कब शुरू की गई थी, 2001 में, पूछा भी गया है आरओ में। फिर अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में बदल दिया गया। पहले इसका नाम था जवाहर रोजगार योजना, इस बाद में इसका नाम क्या हो गया, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है। मार्च 2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का पुनर्नामकरण किया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है इसका। फिर नरेगा 2005 वर्ष 2005 में पारित हुआ, मतलब नरेगा एक्ट 2005 में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुई थी। तो कहां से शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक बंदलापल्ली गांव है, वहां से शुरू हुआ था मनरेगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर मनरेगा को प्रारंभ में 200 जिलों में लागू किया गया था और 1 अप्रैल 2008 से ये देश के सभी जिलों में लागू हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो इंपॉर्टेंट स्कीम है। बाकी यहाँ पर जो छूट गई हैं वो देख लेते हैं। इनकी डेट क्रोनोलॉजी सेट कराने को आता है, आपको आइडिया होगा। बात करते हैं, पहली है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, 12 अप्रैल 2005, कई बार पूछा गया ये। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बेसिकली जितनी स्कीम पूछी गई हैं उनकी यहाँ पर एक साथ उनको दे दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975,
राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983, आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को, ठीक है, आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को। फिर है भाग्यश्री योजना, भाग्य खुलेगा 8 मार्च 2015, ठीक है, भाग्यश्री योजना 8 मार्च 2015। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982 में। फिर स्वावलंबन योजना, ठीक है, स्वावलंबन योजना कब शुरू हुई? 2010 में। महिला समृद्धि योजना, तो महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993, महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005। और इसी दिन शुरू हुई है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये देखिए सेम डेट है, ठीक है। फिर है संगम योजना, तो संगम योजना 15 अगस्त 1996 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय योजना शुरू हुई है 2000 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? 2016 में। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, तो ये नवंबर 2017 में शुरू हुई प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। फिर जवाहर रोजगार योजना की बात करें, जवाहर रोजगार योजना 1989 में 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुई जवाहर रोजगार योजना। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, गांव स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को, ये भी कई बार पूछी गई है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में। रोजगार आश्वासन योजना, ठीक है, रोजगार का आश्वासन दिया था, कब दिया था? 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पहले आश्वासन दिया फिर रोजगार दिया, तो 1993 में। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में। फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997, ठीक है, ये जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है ये कब शुरू हुई थी? 1 दिसंबर 1997। और यहाँ पर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1999। तो पहले शुरू हुई है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, उसके बाद ग्राम स्वरोजगार, ठीक है। फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण गांव को रोजगार देना है, तो ये 2001 में शुरू किया गया। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में योजना शुरू हुई थी। फिर है जनश्री बीमा योजना, तो जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000 को, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, कई बार पूछा गया है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। फिर है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2001 में। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी, मध्याह्न भोजन योजना। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, जब ब्लैक बोर्ड बनाया तो उसके बाद साक्षर करेंगे, कब? 1988 में कर दिया। फिर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में। तो ये टोटल आपको आइडिया होगा कि ये जो PYQ है लगभग उन्हीं से रिलेटेड सारी योजनाएं एक पास लिख दी गई हैं, कुछ 2-4 ऐड ऑन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, याद रखिएगा, 2-4 बार पढ़ोगे और कुछ चीज़ें आपको वैसे भी याद होंगी। अब है गरीबी, ठीक है, गरीबी की अगर हम बात करें तो वैसे तो इसमें एक रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023, आपने इसको पढ़ा भी होगा, है ना। ये समीक्षा तो 2023 की है और कब आई थी? 17 जुलाई 2024 को। आपको इतना तो आइडिया होगा PYQ सॉल्व करके कि RO के लिए जो करंट अफेयर्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो लगभग अक्टूबर से लेके जून या दिसंबर से लेके, मतलब मोस्ट जो रहेगा प्रोबेबली वो रहेगा दिसंबर से लेके आपका जून तक। और जुलाई वाला भी एक पोर्शन रह जाता है, कभी कभी वो पीछे जाके एक साल में जो सबसे पिछला मंथ बचता है वहाँ से भी थोड़ा क्वेश्चन पुट करते हैं, थोड़ा ऐसा देखा गया है। तो इस हिसाब से ये जो रिपोर्ट है वो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं 17 जुलाई 2024 को, हालांकि इसको पहले भी कवर किया गया है, जिनको आइडिया होगा वो याद कर लेंगे आराम से, बाकी इसकी PDF होगी, 2-4 बार देखोगे आराम से हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं 17 जुलाई 2024 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, इन्होंने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट जारी की है। इसमें क्या कहा गया है कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 की अवधि के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रिपोर्ट तो आई है 17 जुलाई 2024 को, नाम है इसका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 और डेटा निकाला गया है 2015-16 से 2019-21 के बीच का। इसमें कहा गया है कि 13.5 करोड़ लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं।
फिर रिपोर्ट के अनुसार भारत की बहुआयामी गरीबी की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 24.85% थी, ठीक है, वो 2019 से 2021 में कितनी हो गई है, 14.96% हो गई है। यानी जो भारत में पहले बहुआयामी गरीब थे 2015-16 में 24.85%, वो 2019-2021 में कितने हो गए हैं, 14.96% हो गए हैं। इस अवधि के दौरान यानी 2015-16 से 2019-20 की अवधि 2019-21 की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से गिरकर 5.27% हो गई है और इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तीव्रतम गति से 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट कैसे बन सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी में तीव्रतम गति से जो घटा है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी थी वो तेजी से घटी है, वो आपको डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तीव्र कमी अगर राज्यों के मामले में देखें तो सबसे तीव्र कमी कहाँ हुई है, उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़, ठीक है, यूपी में कितना 3.43 करोड़, ठीक है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर है आपका बिहार, नंबर 2 पर बिहार है, कितने निकले 2.25 करोड़ निकले। नंबर 3 पर आपका है एमपी, एमपी में कितने लगे 1.36 करोड़ यहाँ से निकले हैं। तो याद रखना बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तीव्र कमी कहाँ हुई है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कितनी 3.43 करोड़। उत्तर प्रदेश के बाद उसके बाद कहाँ कमी हुई है, बिहार में, कितनी 2.25 करोड़ और फिर नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश 1.36 करोड़ के साथ, ठीक है। गरीबी मापन हेतु प्रमुख समितियों की बात की जाती है, ये देख लेते हैं। जैसे वाई के अलग समिति, सबसे पहले कौन सी बनी थी गरीबी में, वाई के अलग समिति 1977 में और रिपोर्ट इन्होंने दी है 2 साल बाद 1979 में। फिर बनी थी लकड़ावाला कमेटी 1989 में, रिपोर्ट इन्होंने कब दी है 1993 में। फिर है सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में बनी थी और 2009 में इन्होंने रिपोर्ट दी है। सी रंगराजन कमेटी 2012 में रिपोर्ट बनी गठन हुआ और 2014 में रिपोर्ट दी। फिर है अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स 2015 में गठन हुआ और 1 साल बाद ही सबसे तेज इन्होंने रिपोर्ट दी है। तो अगर कमेटियों की बात करें गरीबी मापन में क्रोनोलॉजी, तो सबसे पहले वाई के अलग, फिर लकड़ावाला, फिर तेंदुलकर, रंगराजन और उसके बाद अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। तो यहाँ पर हमने देखा वर्ष 2015-16 में बहुआयामी निर्धनता अनुपात उत्तर प्रदेश में 37.68% से घटकर, ठीक है, 2019-21 में 22.93% रह गया है। कितना रह गया है, 2015-16 में जो बहुआयामी निर्धनता अनुपात था उत्तर प्रदेश में वो पहले 37.68% था, 2019-21 में 22.93% बचा है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता अनुपात में 14.75% की कमी हुई है। फिर आगे देखते हैं, वर्ष 2019-21 में बहुआयामी निर्धनता अनुपात जो हमने ऊपर देखा है के संदर्भ में 4 शीर्ष राज्य संघ क्षेत्र कौन है, तो सबसे ज़्यादा बिहार 33.76%, उसके बाद झारखंड 28.81%, मेघालय 27.79% और उत्तर प्रदेश 22.93%। तो नंबर 4 पे आता है, सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है बहुआयामी निर्धनता अनुपात में, बिहार आ रहा है। अब ये काम की चीज़ है, वर्ष 2019-21 में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले, ठीक है, किसके मामले में, बहुआयामी निर्धनता अनुपात की बात की जा रही है। तो बहुआयामी में सबसे उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन है, तो सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर कौन है, बहराइच, कितना 54.44% के साथ बहराइच है, उसके बाद श्रावस्ती है, फिर है बलरामपुर, फिर है बदायूं और उसके बाद है सीतापुर, ठीक है। तो ये सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात था, इसमें बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, बदायूं और उसके बाद सीतापुर। अब वर्ष 2019-21 में न्यूनतम बहुआयामी, ठीक है, हमने सर्वाधिक देखा, अब देखेंगे न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले। तो उसमें कौन है, नंबर 1 पर है गाजियाबाद 6.93% के साथ, लखनऊ में 8.48%, कानपुर नगर नंबर 2 पर और नंबर 4 पर है गौतम बुद्ध नगर और नंबर 5 पर है हापुड़। यानी न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता अनुपात वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में सबसे पहले कौन आएगा, गौतम बुद्ध नगर, सबसे पहले आएगा गाजियाबाद, सबसे पहले आएगा गाजियाबाद, उसके बाद आएगा लखनऊ, फिर आएगा कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर और उसके बाद हापुड़। एक और क्राइटेरिया है, क्या है कि वर्ष 2015-16 और 2019-21 के मध्य, मतलब इनके मध्य में, इन ड्यूरेशन में बहुआयामी निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक प्रतिशतांक कमी वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा नंबर 1 पर महाराजगंज, कितना -29.64%,
गोंडा -29.55%, बलरामपुर -27.9 यानी लगभग 28 के आसपास, कौसाम्बी -25.75 और लखीमपुर खीरी -25.23। तो बहुआयामी निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक प्रतिशतांक कमी वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं महाराजगंज, फिर गोंडा, बलरामपुर, कौसाम्बी और लखीमपुर खीरी। अब यहाँ पर ऐसे ही क्या है कि बहुआयामी ड्यूरेशन सेम है, निर्धनता अनुपात में न्यूनतम प्रतिशतांक, यहाँ हमने सर्वाधिक देखा, अब हम देख रहे हैं न्यूनतम प्रतिशतांक कमी वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले। तो इसमें आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, फिर लखनऊ आ जाएगा, झांसी नंबर 3 पर, कानपुर नगर नंबर 4 पर और ललितपुर नंबर 5 पर। गौतम बुद्ध नगर -3.01, लखनऊ -3.68। इतना डेटा नहीं पूछेगा, ये याद रखना है कि न्यूनतम प्रतिशतांक कमी वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले, नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर, फिर नखलऊ यानी लखनऊ, फिर झांसी, उसके बाद कानपुर नगर और फिर ललितपुर। फिर अगर हम बात करें वर्ष 2019-21 में, ठीक है, 19-21 में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता तीव्रता वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले। अब यार इतना इन्हें निरीक्षण करने की क्या जरूरत है, बता दो इतने आदमी निकल गए, कहाँ से निकल गए, इतनी क्राइटेरिया बना देते हो भाई, हमारा मोय मोय हो जाता है। वर्ष 2019-21 में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता तीव्रता वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले तो कौन से हैं? नंबर 1 पर है बहराइच, ठीक है, 52.42 के साथ, बलरामपुर 50.26, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और फिर कौसाम्बी। तो सर्वाधिक बहुआयामी 2019-21 ये क्राइटेरिया है, सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता तीव्रता वाली उत्तर प्रदेश के 5 जिले सर्वाधिक, तो वो कौन है? नंबर 1 पर बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, उसके बाद सिद्धार्थनगर और फिर आ जाएगा कौसाम्बी। फिर है न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता तीव्रता वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले, तो नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर, फिर है जौनपुर, उसके बाद इटावा, फिर गाजीपुर और फिर अंबेडकर नगर। तो 2019-21 में न्यूनतम बहुआयामी निर्धनता तीव्रता वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं? नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर, नंबर 2 पर है जौनपुर, नंबर 3 पर इटावा, नंबर 4 पर गाजीपुर और नंबर 5 पर है अंबेडकर नगर, ठीक है। अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो मुझे लगती है वो ये है कि वर्ष 2019-21 में सर्वाधिक एमपीआई स्कोर वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं, ठीक है। मुझे पर्सनली ये वाला क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और साथ ही उत्तर प्रदेश में कितने लोग गरीबी से बाहर आए, वो डेटा और प्रतिशत दोनों, ठीक है। बाकी अब ये देखते हैं सर्वाधिक एमपीआई स्कोर वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले, तो नंबर 1 पर है बहराइच, नंबर 2 पर श्रावस्ती, नंबर 3 पर है बलरामपुर, नंबर 4 सीतापुर और नंबर 5 पर है बदायूं। तो 2019 से 21 में सर्वाधिक एमपीआई स्कोर वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले, नंबर 1 बहराइच, 2 श्रावस्ती, 3 बलरामपुर, चौथा सीतापुर और 5वां है बदायूं। फिर है 2019, अभी हम सर्वाधिक देख लिए, अब न्यूनतम देख लेते हैं। तो न्यूनतम एमपीआई स्कोर करने वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं? इसमें आ जाएगा गाजियाबाद नंबर 1 पर, लखनऊ नंबर 2 पर, कानपुर नगर नंबर 3 पर, नंबर 4 पर है गौतम बुद्ध नगर और नंबर 5 पर है हापुड़, ठीक है। क्या है न्यूनतम एमपीआई स्कोर करने वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले? नंबर 1 गाजियाबाद, नंबर 2 लखनऊ, मतलब लखनऊ यार, नंबर 3 कानपुर नगर, नंबर 4 गौतम बुद्ध नगर, नंबर 5 हापुड़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये जो अब यहाँ से बिहार का डेटा शुरू हो जाता है, तो यार इसके ना मैं क्या करूँगा, पीडीएफ आपको दे दूंगा, या बाद में अगर इसको जब कराऊंगा बजट के साथ तो वहाँ पर इसको फिर से कवर करा दूंगा। अब यहाँ पर एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-2006। एक तो ये डेटा नीति आयोग ने जारी किया, लेकिन जारी कब किया? 15 जनवरी 2024 को जारी किया था। अब इतना तो यार पागल है नहीं, इतने इस ड्यूरेशन में पीसीएस भी हो गया, वहाँ भी इनने पूछा नहीं है, तो आप ज़्यादा लोड मत लो या इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है 24, ठीक है। दिसंबर अंत 2024 में भारत का बाह्य ऋण यानी भारत का विदेशी ऋण। तो मार्च 2025 में वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं और ये सबसे लेटेस्ट वाले हैं। तो दिसंबर 2024 मार्च 2025 में आंकड़े जारी किए हैं और दिसंबर 2024 तक का। तो दिसंबर 2024 के अंत में भारत का जो बाह्य ऋण था वो कितना था? 717.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आपको याद रखना है, भारत का बाह्य ऋण 717.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है दिसंबर 2024 के अंत तक, ठीक है। अब इस ऋण में मतलब किस मुद्रा की सबसे ज़्यादा मात्रा है? तो आइडिया सिंपल सी बात है कि हम मतलब ये डॉलर में ज़्यादा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अमेरिका जो है, अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्गित ऋण है, भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है, तो सबसे ज़्यादा अमेरिकी डॉलर रहा है नंबर 1 पर। फिर नंबर 2 पर रुपया, भारतीय रुपया, ठीक है। नंबर 3 पर रहा है येन 6.1% और नंबर 4 पर है SDR। तो ये आपको याद रखना है।
अब देखते हैं निर्यात और आयात की प्रमुख वस्तुएं, शीर्ष 10 वस्तुओं का निर्यात। ठीक है, निर्यात की बात कर रहे हैं 2023-24 में। तो सबसे ज़्यादा जो हम निर्यात करते हैं, ये बस याद कर लो कि कितना करते हैं वो सब छोड़ो, कितना करते हैं ये सब छोड़ो, मतलब क्या करते हैं। जैसे नंबर 1 हम पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, नंबर 1 पर पेट्रोलियम उत्पाद पूछा जाता है, ध्यान रखना। शीर्ष 10 में आप टॉप 5 देख लो। नंबर 1 पर पेट्रोलियम उत्पाद, नंबर 2 पर औषधि निर्माण और जैविक, नंबर 3 पर है मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर, नंबर 4 पर दूर संचार उपकरण, और नंबर 5 पर है सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण। तो ये 5 चीजें हैं जिनका निर्यात सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नंबर 1 पर पेट्रोलियम वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद, नंबर 2 पर औषधि निर्माण जैविक, नंबर 3 मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर, नंबर 4 दूर संचार उपकरण, और नंबर 5 पर है सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण। ठीक है, यहां पर ये देख लीजिए शीर्ष 10 वस्तुओं का आयात, हम कौन सी 10 वस्तुओं का सबसे ज्यादा आयात करते हैं। तो कच्चा तेल, तो नॉर्मल सी बात है। नंबर 1 पर कौन है, पेट्रोलियम कच्चा तेल, नंबर 2 पर है सोना, नंबर 3 पर क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद आयात में हम तीसरे नंबर पर हैं, पर निर्यात में क्या है, पहले नंबर पर है। नंबर 4 पर क्या है, कोयला, कोक और ब्रिकेट, और नंबर 5 पर है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक। ठीक है, तो याद रखिएगा आयात में जो शीर्ष 5 वस्तुएं हैं, पेट्रोलियम कच्चा तेल नंबर 1, सोना नंबर 2, पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 3, नंबर 4 है कोयला, कोक और ब्रिकेट, और नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक। यहां से सवाल बनता है, तो अच्छे से याद रखना। फिर देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बाह्य ऋण का अनुपात सितंबर 2024 के अंत में 19% से बढ़कर दिसंबर 2024 के अंत में 19.1% हो गया है। ठीक है, फिर आगे क्या है वो सारी चीजें छोड़ो, यहां पर देख लो कि प्रमुख निर्यात गंतव्य और आयात स्रोत। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम मतलब कहाँ निर्यात कर रहे हैं, किन देशों को सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं और किन देशों से सबसे ज्यादा आयात करते हैं, इसमें भी हम यहाँ 5-5 ही देखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य। ठीक है, जहां हम सबसे जिन 5 देशों को हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। तो नंबर 1 पर कौन आ जाएगा, यूएसए। यूएसए को हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, नंबर 1 रहता है। फिर यूएई संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, नंबर 2 पर क्या है, संयुक्त अरब अमीरात है। नंबर 3 पर क्या है, नीदरलैंड है। नंबर 4 पर चाइना, नंबर 5 पर है बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा निर्यात हम किसे कह रहे हैं, अमेरिका को। नंबर 2 पर है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है। नंबर 3 पर कौन है, नीदरलैंड है। नंबर 4 पर है चाइना, नंबर 5 पर बांग्लादेश। फिर अगर हम बात करें 2023-24 में भारत के शीर्ष 10 आयात स्रोत, मतलब 10 छोड़ो 5 हमें देखने हैं ना, तो किन शीर्ष 5 देशों से हम आयात करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा आयात हम कहां से कर रहे हैं, चाइना से, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से। ठीक है, तो निर्यात में भी अमीरात दूसरे नंबर पर है और आयात में भी यूएई दूसरे नंबर पर है। नंबर 3 पर है यूएसए, नंबर 4 पर रूस, नंबर 5 पर है सऊदी अरब। ठीक है, तो शीर्ष 5 जो है जिनसे हम आयात करते हैं उसमें नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 3 पर यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 4 पर है रूस और नंबर 5 पर है सऊदी अरब। ठीक है, तो कुल मिला के इतना ध्यान रखना है। अगर अगला टॉपिक देखें तो अगला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। हालांकि इन्होंने क्या किया है कि दिसंबर तक का डेटा है, ठीक है, अप्रैल दिसंबर वाला, लेकिन अभी मुश्किल से कुछ ही दिन पहले है ना, तो पीआईबी ने अपना डेटा रिलीज कर दिया है। पीआईबी ने जो डेटा रिलीज किया है वो ऑथेंटिक सोर्स है, तो हम उससे वहां से कवर कर लेते हैं जिसका डेटा हमें ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए वहां से देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जो एफडीआई इनफ्लो है वो रिकॉर्ड कितना 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है। ठीक है, जो एफडीआई इनफ्लो हुआ है 2024-25 में वो कितना हुआ है 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो में 14% की बढ़ोतरी हुई है। कितनी, 14% की बढ़ोतरी हुई है, और सर्विसेज सेक्टर 19% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा है। यानी जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है वो कौन सा है, सर्विसेज सेक्टर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बात की गई है कि देखिए वित्त वर्ष 2013-14 में जो 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एफडीआई इनफ्लो था वो 2013, ठीक है, 2013-14 में, यहाँ पर लिख देता हूँ एफडीआई। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो समझ जाना आपने। एफडीआई इनफ्लो की अगर हम बात करें तो 2013-14 में कितना था 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, फिर 2024-25 में कितना हो गया है 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 14% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यानी आपको ये याद रखना है कि देखिए 2013-14 पहले ऐसे मेंशन कर लो, 2013-14 36.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर, उसके बाद 2023 डाल लो। ठीक है, 2023-24 डाल लो, कितना था उसमें 71.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और फिर 2024-25 की अगर हम बात करें तो कितना हो गया है
ये हो गया है 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो अगर 23 से 24 की तुलना करोगे तो कितना एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है, 14% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है 23 से 24 में, मतलब एक साल में। फिर अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2024-25 में, सर्विसेज सेक्टर एफडीआई इक्विटी का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनकर उभरा है, जिसने कुल इनफ्लो का 19% आकर्षित किया, जो हमने टैग यहाँ पर देखी थी हेडलाइन, ठीक है। तो 19% आकर्षित किया सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो किसने, सर्विसेज सेक्टर ने। नंबर 2 पर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, कितना 16%। और नंबर 3 है ट्रेडिंग। तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ है, तो नंबर 1 पर है सर्विसेज सेक्टर, ठीक है, कितना 19%। नंबर 2 पर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, 16%। और नंबर 3 पर क्या है, ट्रेडिंग 8% के साथ। फिर आगे अगर हम बात करें, भारत विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का केंद्र भी बन रहा है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 18% बढ़कर 19.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो जो विनिर्माण क्षेत्र है यानी सेकेंडरी सेक्टर है, यहां पर जो 18% बढ़ गया, ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 में जो एफडीआई इनफ्लो था इसमें ये 16.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर था सेकेंडरी सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र में। और 2024-25 में कितना हो गया है, 19.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी पिछले साल के मुकाबले 18% का एफडीआई इनफ्लो अधिक हुआ है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। फिर अगर हम बात करें वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी इनफ्लो यानी जो एफडीआई इनफ्लो हुआ है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा हुआ है, तो महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हुआ है 39%। नंबर 2 पर है कर्नाटक 13% और नंबर 3 पर क्या है, दिल्ली। यानी किन 3 राज्यों में, भारत के किन 3 राज्यों में एफडीआई इनफ्लो सबसे ज्यादा हुआ है। नंबर 1 महाराष्ट्र, कितना 39%। नंबर 2 है कर्नाटक, कितना 13%। और नंबर 3 पर है दिल्ली, कितना 12%। और स्रोत देशों में अगर हम बात करें, यानी कि ये जो एफडीआई इनफ्लो हुआ है वो सबसे ज्यादा किन देशों से हुआ है, टॉप 3 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो एफडीआई इनफ्लो भारत में हुआ है सबसे ज्यादा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर 30% की हिस्सेदारी के साथ नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है मॉरिशस, कितना 17%। और नंबर 3 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका 11% के साथ। मतलब जो एफडीआई इनफ्लो किन 3 देशों के साथ सबसे ज्यादा हुआ है, किन 3 देशों से सबसे ज्यादा हुआ है, नंबर 1 पर सिंगापुर, कितना 30%। उसके बाद नंबर 2 मॉरिशस 17% और उसके बाद आ जाएगा यूएसए 11%, ठीक है। बीते 11 वित्त वर्षों यानी 2014 से 2025 के बीच में भारत ने 748.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आकर्षित किया है। हालांकि इतना पीछे जाके पूछेंगे नहीं, लेकिन याद रखिएगा ये 11 वर्षों में इतना एफडीआई अर्जित किया है, क्योंकि सरकार अपनी 11 साल का वो बना भी रही है कि भाई हमने 11 साल में क्या क्या काम किए हैं। एफडीआई के लिए स्रोत देशों की संख्या 2013-14 में 89 से बढ़कर 2024-25 में 112 हो गई है। तो ये भी आपने याद रखना। जैसे क्या है इसमें, इसका मतलब ये है कि जैसे एफडीआई इनफ्लो पहले 89 देशों से होता था, कब 2013-14 में, ठीक है। जो एफडीआई इनफ्लो हो रहा था वो वर्ल्ड वाइड 89 कंट्रीज से हो रहा था, लेकिन 2024-25 में 112 देशों से एफडीआई इनफ्लो हो रहा है भारत में। इसके अलावा इतना कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी पीडीएफ इसकी भी दे दूंगा, देखना हो तो देख लेना। काम का जितना था वो आपके पास आ गया है, ठीक है। तो पीआईबी से एफडीआई का डेटा देख के हम वापस अपनी बुक पर लौटें, लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कवर करने वाला हो। यहाँ पर इतना है, एफडीआई नीति 2020 जो आई है उसमें कि किन सेक्टर में 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडीआई हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लो। जैसे एक कुछ है स्वचालित मार्ग से यानी ऑटोमेटिक मार्ग से एफडीआई की अनुमति, जैसे चिकित्सा उपकरण में 100% की है, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो पीएसयू द्वारा है वो 49% है। पावर एक्सचेंज 49% है। फिर सरकारी मार्ग से एफडीआई की अनुमति अगर हम बैंकिंग में बात करें तो 20% है, ठीक है। कोर निवेश कंपनी जो है वो 100% है। खाद्य उत्पाद खुदरा व्यापार 100% इसमें एफडीआई की सीमा है। फिर प्रिंट मीडिया जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाओं और समाचार एवं समसामयिकी विषयों से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों का प्रकाशन, इसमें 26% की एफडीआई की सीमा है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही दिया है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ जैसे ये विश्व बैंक समूह के 5 संगठन दिए हैं, इन्हें ही देख लेते हैं। जैसे पहले तो आप देख लो कि 27 दिसंबर 1945 से आईएमएफ के सदस्य देशों की सदस्यता प्रारंभ हुई है। वर्तमान में आईएमएफ के कुल सदस्य कितने हैं, 191 हैं। 190वां सदस्य कौन था, अंडोरा, और 191 था लिंकटेनस्टीन, ठीक है, लिंकटेनस्टीन, ठीक है। फिर 5 संगठन विश्व बैंक के, ये आपने स्थापना याद रखना। जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी, इसकी स्थापना हुई 1944 में, ठीक है, आईबीआरडी 1944 में। फिर आईडीए यानी डेवलपमेंट
ये परिषद की बात अगर हम करें तो 1960 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना 1956 में हुई। मीगा की कब हुई? 1988 में। फिर निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी ICSID 1966 में। तो IBRD 1944 में, IDA 1960 में, IFC 1956, मीगा 1988 और ICSID 1966। तो ये जो विश्व बैंक के 5 संगठन है उसमें सबसे जो मतलब पुराना है तो वो कौन सा है? IBRD है। और जो सबसे नया है वो कौन है? मीगा 1988 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को हुई थी, बहुत बार पूछा गया है। और विश्व व्यापार संगठन के 166 सदस्य हैं वर्तमान में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी इसमें आगे का है वो आपने कवर कर रखा होगा, इसको कराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से जो आपकी ये है इसमें जितने इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो सारे कवर हो गए। आप उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बाकी धन्यवाद और पढ़ते रहिए।